गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग 2 लेक्चर कर चुके हैं आई दृष्टि करंट अफेयर का 2025 वाला, ठीक है, जो कि बीपीएससी 71 बीपीएससी को देखते हुए हम लोग बना रहे हैं। इसके अलावा हम जो डिस्कशन करेंगे वो यूपी पीसीएस आरओ इन सारी चीज़ में ये काम आएगा। इसके अलावा यूपीएससी में भी इसके पॉइंट्स काम आएंगे जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, ये हमारा तीसरा लेक्चर है। हम लोग 2 लेक्चर सक्सेसफुली कर चुके हैं, ठीक है। ये तीसरा लेक्चर है। हमने लास्ट टाइम क्या करा था, लास्ट टॉपिक था हमारा पीएम स्वनिधि स्कीम, इसको हमने अच्छे से कर लिया था। अब हम लोग आगे लोकसभा इलेक्शन 2024 वाले टॉपिक को करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। हमारा चैनल है IAS PCS डिकोडर, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक, ठीक है, लोकसभा इलेक्शन 2024, ठीक है। लोकसभा इलेक्शन 2024 को जीतकर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने हैं ये ध्यान रखना है। टोटल कितने मिनिस्टर्स हैं इस बार? 72 मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब इन 72 मिनिस्टर्स में टोटल 7 वुमन मिनिस्टर्स हैं। ध्यान रखना है कितने, टोटल 7। ये सारे मार्क किए हुए हैं टाइम बचाने के लिए हमने। तो टोटल 7 वुमन मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें से 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं और 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। याद रखेंगे, 2 कैबिनेट और 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब देखते हैं, नाम सब सिर्फ देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर में 2 कौन कौन है? निर्मला सीतारमण जी, वो क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर, कॉर्पोरेट मिनिस्टर। अन्नपूर्णा देवी कैबिनेट मिनिस्टर ये भी हैं, और ये क्या है, वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और बाकी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं वो कौन है? अनुप्रिया पटेल हैं, हाँ, शोभा करंदलाजे हैं, ठीक है, रक्षा खादसे हैं, सावित्री ठाकुर हैं और नीमूबेन हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। 2 स्पेशली 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो वुमन, उनका तो याद रखना है। अब और ये टोटल मिनिस्टर्स कितने हैं? 72। उसमें से कैबिनेट मिनिस्टर कितने हैं? कैबिनेट मिनिस्टर हैं 30 कैबिनेट मिनिस्टर प्लस 1 कौन? प्राइम मिनिस्टर। यानी टोटल कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, कितने हैं? वो टोटल 31 है, याद रखना है, टोटल 31। 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज और 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। ये सिर्फ याद रखना है, लेकिन एटलीस्ट इतना याद रखना है कि टोटल 31 क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं आउट ऑफ 72, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी इज़ ओनली द सेकंड इंडियन लीडर टू विन 3rd कंसेक्यूटिव टर्म। आपको पता है 3 बार कंटिन्यू जीतने वाले मोदी जी सेकंड इंडियन लीडर बने। इससे पहले कौन थे? इससे पहले हैं जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने जीता था जनरल इलेक्शंस कौन सा? 1952, 57 और 1962 जनरल इलेक्शन को, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब स्टेट इलेक्शंस जो कि कोइंसाइड करते हैं किससे? नेशनल इलेक्शन से। वो कौन कौन से स्टेट हैं? 4 स्टेट हैं, आपको याद रखना है। वो 4 स्टेट कौन है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम। ये चारों स्टेट याद रखना है। इनमें जो इसका स्टेट इलेक्शन जो होता है वो नेशनल इलेक्शन के साथ साथ ही होता है, ठीक है। ये 4 स्टेट, अभी हम लोग 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली बात चल रही है ना, तो अब इसमें ध्यान रखना है कि कौन से 4 स्टेट ऐसे हैं जिसमें इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन कोइंसाइड करता है। तो वो हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम। आपको पता है 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए काफ़ी ज़ोर शोर से काम चल रहा है। उसके बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं, निगेटिव्स भी हैं। अभी एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई थी, ठीक है, जिन्होंने इस पर अपना रिपोर्ट पेश किया है और उन्होंने इसको इस 1 नेशन 1 इलेक्शन को उस रिपोर्ट में मतलब लाने की बात कही गई है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो इलेक्शन हुआ है हमारा, ये जनरल इलेक्शन कितना था? 18th जनरल इलेक्शन था, याद रखना है। ये 18th जनरल इलेक्शन ये कितने फेज में हुआ है? 7 फेज में हुआ है, ठीक है, आपको याद रखना है। और कौन कौन से ऐसे स्टेट थे जिसमें जो ये 7 फेज में वोटिंग हुए थे? आपको ध्यान रखना है। वो स्टेट हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये 3 ऐसे स्टेट थे जिसमें वोटिंग्स जो हुई थी ये 7 फेज में हुई थी, ठीक है। यानी ये बड़े स्टेट हैं। छोटे छोटे स्टेट में बहुत सारे स्टेट में जैसे सिक्किम वगैरह में सिर्फ एक ही फेज में ख़त्म हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ क्या बोलते हैं उसको, लोकसभा सीट्स कम है वहाँ पर, तो एक दिन में हो गया। उत्तर प्रदेश में 80 है, ठीक है, आपको पता है। बिहार में उसी तरह 40 है। वेस्ट बंगाल में कितना है? 42 है लोकसभा सीट्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि दिस जनरल इलेक्शन 2024 वॉज द सेकेंड लॉन्गेस्ट पोलिंग एक्सरसाइज। यानी कि अब तक जितने सारे पोलिंग्स हुए हैं, जितने सारे जनरल इलेक्शन हुए हैं, इसमें ये सेकंड लॉन्गेस्ट था। और ये कितने दिन का हुआ था? 44 डेज़ का। याद रखना है कि भाई ये जनरल इलेक्शन 18th जनरल इलेक्शन जो हुआ वो कितने दिन तक चला? तो 44 दिन तक था चला। आपको थोड़ा सा साइमल्टेनियसली याद रखना है कि महाकुंभ जो हुआ था वो कितने दिन तक चला था? 45 डेज़, ठीक है। इस तरह से आपको लिंक करके याद रखना है। अब क्या है? फॉर द फर्स्ट टाइम वोटर्स विद डिजेबिलिटीज़ एंड ओवर द वोटर्स विद एज ओवर 85 वे आर अलाउड टू कास्ट देयर वोट्स फ्रॉम देयर होम। ये ध्यान रखना है। कौन कौन सा? डिजेबल वोटर्स और क्या बोलते हैं, जिनकी एज 85 साल से अधिक थी, उनको होम से वोट करने का
मौका दिया गया है, ठीक है। वो लोग ज़ईफ़ लोग थे और जो डिसेबल हैं उसको परेशानी होती है आने में पोलिंग स्टेशन तक, तो वैसे लोगों के लिए इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा प्रावधान था कि आप अपने घर से वोट कर सकते हैं। वहाँ पर आएगा अधिकारी, आपसे वोट लेगा, फिर चला जाएगा आपकी, ठीक है। अब देयर वेर अबाउट 1.8 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स। याद रखना है 18 से 19 साल वाले को क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स है। तो ये फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार कितने थे, 1.8 करोड़। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये जो शॉम्पेन ट्राइब ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड है ना, ये कास्टेड देयर वोट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये भी पहली टाइम हुआ कि शॉम्पेन ट्राइब जो है कहाँ का है, याद रखना है कि शॉम्पेन ट्राइब कहाँ का है, ग्रेट निकोबार। इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम वोट करे, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये शॉम्पेन ट्राइब जो न्यूज़ में था, या जो पहली बार जिन्होंने जनरल इलेक्शन में वोट करे, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। ग्रेट निकोबार, लक्षद्वीप और क्या बोलते हैं, और कोई आइलैंड्स के नाम दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना है ये ग्रेट निकोबार से रिलेटेड, मतलब ग्रेट निकोबार के हैं ये शॉम्पेन ट्राइब्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे कि इस बार टोटल जो वोटिंग टर्नआउट कितना निकला, 65.79। कितना हुआ, 65.79%। इसमें पोस्टल बैलेट्स को काउंट नहीं किया गया है, ठीक है। अब ये तो 65.79 ये हमारा नेशनल एवरेज था, ठीक है। लक्षद्वीप जो था रिकॉर्डेड द हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज, कितना, 84.16%। ध्यान रखना है हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज कहाँ पर गया, लक्षद्वीप में, वो भी कितना, 84.16%। उसके बाद कहाँ हुआ, आसाम में कितना, 81.56%, ठीक है। सबसे लोवेस्ट वोटिंग टर्नआउट कहाँ पे निकला, वो बिहार में, कितना, सिर्फ 56.19%। ध्यान रखना है हाईएस्ट लक्षद्वीप, लोवेस्ट बिहार। भारतीय जनता पार्टी ने वो जो है वो क्या निकली, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी और उन्होंने कितनी सीट्स अर्जित किए, 240 सीट। याद रखना है, नंबर ऑफ सीट्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये 240 सीट। और बीजेपी जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए जो बनाई थी, बीजेपी प्लस उनके सहयोगी दल, उसको क्या कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए। उन्होंने टोटल कितने सीट्स जीते, 292 सीट्स जीते, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग जो अपोजिशन है, अपोजिशन ब्लॉक को क्या नाम था अपोजिशन ब्लॉक का, इंडिया, INDIA। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, द इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। उन्होंने टोटल सीट कितने मिली उनको, इंडिया ब्लॉक को 234 सीट। उसमें सबसे हाईएस्ट किसको था, सबसे हाईएस्ट था आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, कितना, 99 सीट्स, ठीक है। ये ध्यान रखना है। थर्ड लार्जेस्ट पार्टी कौन बनी, वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी कौन बनी, तो थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बनी समाजवादी पार्टी। कितने सीट्स जीते इन्होंने जीते टोटल 37 सीट्स। ध्यान रखना है कितने सीट्स, टोटल 37 सीट्स जीते। और ये समाजवादी पार्टी ये क्या बोलते हैं उसको, स्टेट पार्टी है, वो कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक बात ये भी याद रखनी है कि सबसे लार्जेस्ट मार्जिन विक्ट्री किसका था, रकीबुल हसन। कौन है, रकीबुल हसन। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। और इनका कंस्टिट्यूंसी का नाम क्या है, धुबरी। और ये धुबरी कंस्टिट्यूंसी है कहाँ, आसाम में। ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। रकीबुल हसन, लार्जेस्ट मार्जिन विक्ट्री, कौन सी कंस्टिट्यूंसी से, धुबरी, कहाँ है, आसाम। और मार्जिन क्या था, 10.1 लाख वोट्स। ध्यान रखना है। एक जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इंदौर को आपको याद, इंदौर सीट को ध्यान रखना है। इंदौर सीट में क्या हुआ था, यहाँ पे ना जो जीते तो ठीक है, वो कौन जीते, शंकर लालवानी, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे, उन्होंने जीत दर्ज करी। लेकिन इसमें सबसे मज़ेदार बात क्या है ना, यहाँ पे नोटा सेकंड इस पोजीशन पे था। यहाँ पे कौन था, नोटा सेकंड। इनकी टक्कर नोटा से हो रही थी। क्यों, क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, उन्होंने लास्ट टाइम में अपने आप को इलेक्शन से बाहर कर लिया था। तो अब लास्ट टाइम में बाहर करा तो फिर क्या बोलते हैं उसको, इलेक्शंस तो होने ही थे, इलेक्शन हुए भी। तो इंदौर के जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे शंकर लालवानी, वो जीते। लेकिन उनकी टक्कर किसके साथ थी, नन ऑफ दी एबव, नोटा के साथ। तो ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा वोट नोटा पे कहाँ पे पड़े, इंदौर में। अब आगे आते हैं सबसे टफेस्ट फाइट कहाँ हुआ। टफेस्ट फाइट मतलब वेरी लिटिल मार्जिन, कितने मार्जिन, मात्र 48 वोट से जीत और हार हुई। तो मात्र 48 वोट से जीतने वाले जो कैंडिडेट हैं वो कौन है, रविंद्र दत्ताराम वैकर, ये शिवसेना के हैं, ठीक है। और इन्होंने सिर्फ मात्र 48 वोट से जीत हासिल करी है। और ये इनकी कंस्टिट्यूंसी का नाम आपको ध्यान रखना है, मुंबई नॉर्थ वेस्ट। ये कौन सा है, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि ये टोटल सीट्स कितने हैं, लोकसभा सीट 543 में इलेक्शंस हुए, ठीक है। ये इस 18th लोकसभा में, उसमें कितनी वुमन जीत कर आई हैं, ये बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि वुमन जो जीती हैं वो कितनी, मात्र 74। लास्ट जो जनरल इलेक्शन था उसमें वुमन कितनी थी, 78, याद रखना है। इस बार कितनी, 74, यानी पिछले साल से इस बार घटा है, बढ़ा नहीं है। अब आप देखिए इसमें परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो वुमन का रिप्रेजेंटेशन कितना होगा हमारे लोकसभा में, वो सिर्फ 13.6% ऑफ द टोटल, ठीक है, कितना, सिर्फ 13.6%। अब आप बताइए ये जो 106वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें नारी मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, वुमन को जो रिजर्वेशन दिया गया है 1/3, वो इसलिए बहुत ज़रूरी था। अगर आप नहीं देंगे ना तो यही होगा, पिछले साल 78 थी, इस बार 74 हो गई। क्योंकि फिर वुमन का जो पार्टिसिपेशन है ना, वो डिसीजन मेकिंग में या फिर पॉलिसी मेकिंग में कम होता चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं। तो इसलिए ये होना ज़रूरी था। अब ये देखिए आप इस 13.6 से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब अगर वो
क्या बोलते हैं जो सेंसस हो जाएगा 2027 में, उसके बाद उसको लागू किया जाएगा। तो आप देखिए कि 13.6 से कितना चला जाएगा, मिनिमम 33% होगा। आप सोचिए कितनी अंतर आ जाएगा, कितना अंतर आ जाएगा लोकसभा के क्या बोलते हैं उसको रिप्रेजेंटेशन में। तो इसलिए वेरी गुड। अब आप देखिए यंगेस्ट एमपीज याद रखना है, कौन है? पुष्पेंद्र सरोज। ये क्या है? कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से हैं। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। क्या है? पुष्पेंद्र सरोज। अब आ जाइए दूसरा, संभावी चौधरी। ये कहाँ से हैं? ये बिहार, समस्तीपुर बिहार से हैं, ठीक है। और प्रिया सरोज, ये कहाँ से हैं? जौनपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये सारे कौन है? ये यंगेस्ट एमपीज़ हैं। और ये प्रिया सरोज जी की ही शादी शायद रिंकू से हुई है ना, रिंकू सिंह क्रिकेटर से, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा इनॉग्रेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस। इसको इनॉग्रेट किसने किया ये ध्यान रखना है, क्योंकि बिहार में आ जाता है क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस। उसमें अगर ऑप्शन आ जाएगा कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, क्या बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी, और कोई और ऑप्शन, या फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार वगैरह। तो आपको ध्यान रखना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस को इनॉग्रेट किसने किया है? वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड क्या है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया किसने था? कुमार गुप्ता ने। वो गुप्ता डायनेस्टी के थे, उन्होंने इसका फाउंडेशन दिया था नालंदा यूनिवर्सिटी का 427 सी में, सेंचुरी। क्या याद रखना है? कौन सा? 427 सी। और ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये फला फूला कब तक? 600 साल तक, ठीक है। तब जा करके 12th सेंचुरी में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। किसके द्वारा 12th सेंचुरी में? आपको पता है, ये बख्तियार खिलजी तुर्क जो था उसके द्वारा इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी को। अब जब ये बहुत दिनों तक नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय हो गया, उसके बाद ये इसके रूइंस को, मतलब इसके अवशेष को, खंडहर को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? आपको ध्यान रखना है, ये हैं फ्रांसिस बुचानन। कौन है? फ्रांसिस बुचानन। ध्यान रखना है कब? 1812 में इसको डिस्कवर कर लिया गया था, लेकिन ये पता नहीं लगा था कि है क्या चीज़। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई किसने किया था कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी ही है? इसको आइडेंटिफाई करने वाले थे कौन? अलेक्जेंडर कनिंगम। कब? 1861 में। 1862 में फ्रांसिस बुचानन ने इसको डिस्कवर किया था, लेकिन पता नहीं चला कि है क्या चीज़। तो उस चीज़ को पता कब चला कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी है? ये अलेक्जेंडर कनिंगम ने पता लगाया। और कब? 1861 में। स्टार मार्क है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब नालंदा यूनिवर्सिटी जो नया कैंपस वगैरह बन रहा है, या इसका जो उत्थान हो रहा है, वो किस के तहत? ये नालंदा यूनिवर्सिटी बिल आया था कब? 2010 में। बीपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है, नालंदा यूनिवर्सिटी बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ था कब हुआ था? 2010, 12, 15, 18, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी बिल 2010 में ही आया था। और ये तब आया था जब एक बार एपीजे अब्दुल कलाम जी जो प्रेसिडेंट थे उस समय, उन्होंने क्या बोलते हैं इसके बारे में बात करी थी कि इसको दोबारा से क्या बोलते हैं रीबिल्ड किया जाना चाहिए। तब ये बिल आया और फिर फाइनली आज आप देख रहे हैं कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस और मतलब रन करने लगा है। अब इस कैंपस को बनाने के लिए ज़मीन चाहिए थी। ज़मीन किसने दी? बिहार गवर्नमेंट ने, चूँकि बिहार में तो वही देगी। कितनी ज़मीन है? 455 एकर्स, ठीक है। और इस नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया किसने? सॉरी, उसको आर्किटेक्ट कौन है उसका? तो याद रखना है, ये पद्म विभूषण विजेता कौन है? BV दोषी। याद रखना कौन है? BV दोषी। और ये जो है, ये कैंपस क्या है? इको फ्रेंडली कैंपस है। प्लीज़ रिमेंबर, क्या है? इको फ्रेंडली कैंपस है। नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। हमने इसको इसलिए ग्रीन कलर से कर दिया है। ये क्या है? नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, नालंदा कैंपस। चलो, अब ये हो गए। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो क्या है? नेशनल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स, ठीक है। अब नेशनल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव के तहत हम लोग देखते हैं, पहला जो है वो क्या है? विकसित कृषि संकल्प अभियान, VKSA। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान। सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने लेड द विकसित कृषि संकल्प अभियान और 15-day नेशनल कैंपेन। याद रखना है ये कितने दिन का था नेशनल कैंपेन कि भाई विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है वो कितने दिन का था? तो आ जाएगा 15, 16, 17, 18। ये बीपीएससी वगैरह में आप पूछ देता है कि कितने दिन तक चला, कहाँ पे मतलब कहाँ से लॉन्च हुआ, ये बेसिक क्वेश्चंस बिल्कुल। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? 15 दिन का अभियान था। कब? लॉन्च ऑन 29 मई 2025। ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। कहाँ से है? वो पूरी उड़ीसा से। कहाँ से? पूरी उड़ीसा से। इस कैंपेन का एम क्या है? टू ब्रिज द गैप बिटवीन साइंटिफिक एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ग्रास रूट फार्मिंग प्रैक्टिसेस, टारगेटिंग 1.5 करोड़ फार्मर्स। ध्यान रखना है, इसमें टारगेट कितने फार्मर को किया जाना है? 1.5 करोड़ फार्मर्स को। ये क्या करेगा? ब्रिज द गैप बिटवीन साइंटिफिक एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ग्रास रूट फार्मिंग प्रैक्टिसेस। होता क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या नहीं है, गैप बहुत है, ब्रिज, जिसको ब्रिज करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे जो मतलब साइंटिफिक रिसर्च जो है वो किसानों तक पहुँच नहीं रहे हैं, ठीक है। तो जिसके कारण किसान अपनी उसी पुरानी पद्धति से काम करने के लिए बाध्य है। हमारे पास उस तरह के इक्विपमेंट्स नहीं है जो इसको आसान कर दे। तो इन सारी चीज़ों को जब तक आप भरेंगे नहीं, जब तक इसको कम नहीं करेंगे, तब तक जो प्रोडक्टिविटी है वो मतलब कैसे बढ़ेगा? उसको बढ़ाने के लिए इन सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो बजट एलोकेशन है वो बहुत ही कम है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बजट एलोकेशन कितना, मतलब कितने % ऑफ GDP है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। जो
क्या बोलते हैं इस कैंपेन का हाईलाइट्स क्या है, देखिए बस हाईलाइट ध्यान रखना है कि इन मोतिहारी बिहार द मिनिस्टर अनाउंस्ड अ 6 करोड़ वर्थ ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट एट द लोकल कृषि विज्ञान केंद्र। लोकल कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पे, मोतिहारी में 6 करोड़ का एक प्रोजेक्ट वहाँ पर लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना है, बीपीएससी में आ जाएगा कि भाई कहाँ पे, तो मोतिहारी बिहार में, ठीक है। द मिनिस्टर विजिटेड द ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद, मिनिस्टर ने विजिट किया, तो ये तो ध्यान नहीं रखना, इसकी कोई मतलब ही नहीं है कि विजिट किया, हमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है वो कहाँ है, वो है हैदराबाद तेलंगाना में। ये आपको याद रखना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहाँ पर है, वो हैदराबाद तेलंगाना में। ही लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर ए ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑन मिलेट, तो इसका मतलब जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद में है वहाँ पर क्या बनेगा, एक ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑन मिलेट्स। तो ध्यान रखना है कि ये ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑन मिलेट्स कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा हैदराबाद के तेलंगाना में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये सब फालतू डाटा है, उतना ध्यान नहीं रखना है। अब हम आगे चलते हैं, ये है 10 ईयर्स ऑफ जन सुरक्षा स्कीम। रिसेंटली ऑन May 9, 2025 देयर द 3 जन सुरक्षा स्कीम हैव कंप्लीटेड 10 ईयर। अब ये कौन 3 जन सुरक्षा स्कीम है जो जिन्होंने 10 साल कंप्लीट करे हैं, तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग जन सुरक्षा स्कीम्स हैव कंप्लीटेड रिसेंटली 10 ईयर्स। तो आपको ध्यान रखना है तीनों स्कीम, पहला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तीसरा है अटल पेंशन योजना। ये तीनों आपको याद रखना है कि ये तीनों जो जन सुरक्षा स्कीम है इन्होंने अभी रिसेंटली 10 साल कंप्लीट किए, यानी इसका मतलब ये सारे लॉन्च कब हुए थे, लगभग 2015 में, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये है क्या, ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम लोग कि ये है क्या। ये है इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीज़न। आप अगर इस इंश्योरेंस को करके रखेंगे तो आपकी मौत किसी भी कारण से हो उसमें आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा, और ये इसका प्रीमियम जो है वो कितने में आता है, ये लेस देन 2 रुपीज़ पर डे। तो ध्यान ये रखना है कि ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये जो इंश्योरेंस कवर देता है तो किसके लिए, डेथ ड्यू टू एनी रीज़न, दिस इज़ इंपॉर्टेंट भाई, ये किसके लिए, डेथ ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है। अब अगला आ जाइए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज़ स्ट्रक्चर टू प्रोवाइड, ये क्या ये प्रोवाइड क्या करता है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर। वो क्या था, डेथ ड्यू टू एनी रीज़न, ये क्या है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर फॉर डेथ और डिसेबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंट। अगर आपका एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा, इस इंश्योरेंस कवर को आपने ले रखा है, तो आपको अप टू 2 लाख पर पर्सन, अप टू 2 लाख जो पर्सन इसको ये करके रखेगा, अवेल करके रखेगा या सब्सक्राइब करके रखेगा, उसको 2 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा, ठीक है। और वो पर्सन जो ध्यान रखना है, वो पर्सन की एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 70 साल के बीच की होनी चाहिए, यानी 70+ वाले एज में जाकर अगर आपका एक्सीडेंट वगैरह हुआ इस कवर, तो ये इसको कवर नहीं करेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसको कवर नहीं करेगा। तो आपकी एज कितनी, जो जिसकी डेथ होगी उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 70, और ये भी प्रीमियम कितने में मिल जाता है, लेस देन 2 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है, ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना वाज लॉन्च्ड टू क्रिएट यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम फॉर ऑल इंडियंस, स्पेशली पुअर अंडर प्रिविलेज्ड वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जन सुरक्षा स्कीम इज स्पेशली फॉर पुअर अंडर प्रिविलेज्ड वर्कर्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो अब ये तीनों ऑप्शंस दे देगा, एक नन दे देगा, तो आपको याद रखना है ये कौन सा स्कीम है, ये अटल पेंशन योजना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो ये हो गए जन सुरक्षा स्कीम वाले टॉपिक। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। केन बेतवा जो लिंक प्रोजेक्ट है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन December 25, 2024 लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, फर्स्ट सच इनिशिएटिव अंडर नेशनल रिवर लिंकिंग पॉलिसी। देखिए नेशनल रिवर लिंकिंग पॉलिसी के तहत ये पहला ऐसा इनिशिएटिव है, और ये कहाँ पर होगा, ये इसका फाउंडेशन स्टोन कहाँ पे डाला मोदी जी ने, खजुराहो मध्य प्रदेश में। अब आप बताइए प्रॉब्लम क्या है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात क्यों हो रही है। हमारे देश इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे देश में ड्रॉट्स भी वेरी फ्रीक्वेंट है। तो क्या प्रॉब्लम, मतलब है कि कुछ एरियाज़ में पानी नहीं है, कुछ एरियाज़ में पानी बहुत है जहाँ पे बाढ़ आ जाती है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, आप देखिए जगह जगह पर बाढ़ आ रही है, बिहार में खास करके बहुत बाढ़ आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ वाटर सरप्लस एरिया है और कुछ वाटर डेफिशिएंट एरिया है। तो और वाटर सरप्लस में क्या हो जा रहा है, वहाँ बाढ़ आ जा रही है, वाटर डेफिशिएंट वाले रीजन में क्या हो जा रहा है, वहाँ ड्रॉट हो जा रहा है। तो आपको ध्यान ये रखना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम वाटर सरप्लस वाले रीजन से वाटर डेफिशिएंट वाले रीजन में अगर वाटर को ट्रांसफ़र कर दें तो इधर बाढ़ का भी प्रॉब्लम सॉल्व और उधर ड्रॉट का भी प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन ये इतना आसान है नहीं, ये बहुत क्या बोलते हैं उसको, इसके लिए बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, ये पहला इनिशिएटिव है अंडर नेशनल रिवर लिंकिंग पॉलिसी, ये ध्यान रखना है। और ये जो क्या बोलते हैं केन बेतवा लिंक है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, ये पार्ट ऑफ नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का है, ये एक पार्ट है, ध्यान रखना है क्या है,
नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का ये पार्ट है। ये इसका एम क्या है? टू रिजॉल्व वाटर स्कार्सिटी इन बुंदेलखंड रीजन में जो वाटर स्कार्सिटी है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी इससे। ये जो अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो इसमें फ़ायदा, इसमें जो लाभार्थी स्टेट होंगे वो कौन होंगे? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी साथ में है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वो कितने वाट का है? 100 मेगावाट ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ध्यान रखना है ये कितने मेगावाट का है? 100 मेगावाट। ऑप्शन में हो सकता है स्टेटमेंट में दे दे 1000 मेगावाट, 10,000 मेगावाट, 10 मेगावाट, कुछ भी दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है? 100 मेगावाट। अब केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है वो वाटर को कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करेगा? केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट ट्रांसफरिंग वाटर फ्रॉम कहाँ से? केन रिवर टू बेतवा रिवर। आपको ध्यान रखना है केन टू बेतवा। वाटर केन में वाटर सरप्लस है, बेतवा में वाटर डेफिशिएंट है, तो केन से लेकर के बेतवा तक भेजा जाएगा, यानी कि फ्रॉम केन टू बेतवा। और ये जो केन और बेतवा जो है ना, ये दोनों रिवर ट्रिब्यूटरीज हैं कौन किसकी? यमुना की। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन आ सकता है केन एंड बेतवा ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, गंगा, गंडक और घग्गर, कुछ भी दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है ये यमुना का। केन बेतवा लिंक जो कैनल बनेगा वो कितने किलोमीटर लेंथ का होगा? 221 किलोमीटर। कितना? 221 किलोमीटर। उसमें 2 किलोमीटर का एक टनल भी होगा। ठीक है, ध्यान रखना है बस डाटा को। इट इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। अब यही अभी हमने पीछे कहा था ना, ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का प्रोजेक्ट प्लान के तहत बन रहा है ये प्रोजेक्ट। और ये पहला सच प्रोजेक्ट है। पता है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान ये आया कब था? 1980s में ही। कब आया था? प्रिपेयर किया गया था 1980s में। अब जाकर के हम लोग इसमें मतलब इस पर्सपेक्टिव प्लान को यूज़ करके क्या बोलते हैं उसको, हम लोग अभी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक है लॉन्च ऑफ क्रूज भारत मिशन। अगला टॉपिक क्या है हमारा? लॉन्च ऑफ क्रूज भारत मिशन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। आपको ध्यान रखना है इन्होंने क्रूज भारत मिशन को लॉन्च किया कहाँ से? फ्रॉम मुंबई पोर्ट। ध्यान रखना है कहाँ से? फ्रॉम मुंबई पोर्ट। ठीक है, फ्रॉम मुंबई पोर्ट ऑन September 30, 2024। एम क्या है? टू बूस्ट क्रूज टूरिज्म इन इंडिया बाय डबलिंग क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक विद इन 5 years बाय 2029। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो क्रूज भारत मिशन है, ठीक है, इसको जो लॉन्च किया गया है, इसका एम क्या है कि हम लोगों को डबल कर देना है। इसको जो क्रूज पैसेंजर है ना उसकी संख्या को डबल करनी है। कब तक? विद इन 5 years बाय 2029। ठीक है, डबल करना है क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक को कब तक? 5 साल के अंदर, 2029 तक। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें 4 लाख जॉब्स भी क्रिएट होंगी। ठीक है, उसके बाद द क्रूज भारत मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 3 फेज। याद रखना है इसको कितने फेज में इंप्लीमेंट किया जाना है? 3 फेज में इंप्लीमेंट किया जाना है। ठीक है, 5000 किलोमीटर ऑफ ऑपरेशनल वाटरवेज इन इंडिया। ठीक है, ये हम लोग को ये क्या है कि भाई जो 1.5 मिलियन रिवर क्रूज, ठीक है, पैसेंजर्स अक्रॉस 5000 किलोमीटर ऑफ ऑपरेशन वाटरवेज इंडिया, यानी कि इंडिया में वाटरवेज ऑपरेशनल मतलब जहाँ पे ये सारे क्रूज शिप्स वगैरह चल सकते हैं, वो कितने किलोमीटर लेंथ का है? वो 5000 किलोमीटर लेंथ का है। हर एक जगह पर ये मतलब कि क्या बोलते हैं शिप्स वगैरह नहीं जा सकती है। किसी में जो डेप्थ ऑफ बेड है वो बहुत कम है, वहाँ कैसे जाएगा? वहाँ टकरा वो उसका बेस लग जाएगा। तो ऑपरेशनल वाटरवेज हमारे में भारत में कितना है? 5000 किलोमीटर। ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये सब चीज़ उतना ये नहीं है। सी क्रूज पैसेंजर इंक्रीज 0.5 मिलियन फेज 1, ये आपको सिर्फ इतना याद रखना है। फेज 3 फेज में होगा। ठीक है, और कब तक डबल कर देना है? 2029 तक हम लोग पैसेंजर ट्रैफिक को डबल करने की सोची हैं। कहाँ लॉन्च हुआ? मुंबई पोर्ट में। किसके द्वारा हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, ये सारी चीज़ों को याद रखना। अब आ जाते हैं तीसरा टॉपिक है हमारा वो है नेशनल इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, अब नेशनल इवेंट्स एंड प्रोग्राम में पहला टॉपिक जो है वो क्या है? चिनाब रेल ब्रिज एंड अदर की प्रोजेक्ट्स इन कश्मीर। ठीक है, अब आ जाते हैं सीधे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। ये क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन जून 6, 2025 लॉन्च्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ 46,000 करोड़ फ्रॉम कतरा जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग चिनाब रेल ब्रिज। तो ये सब है इसी तरह फालतू। हमको इंपॉर्टेंट क्या देखना है कि भाई चिनाब रेल ब्रिज जो है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान है। ये चिनाब रेल ब्रिज जो है ना वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज है। ध्यान रखना है ये चिनाब रेल ब्रिज कैसा ब्रिज है? आर्च ब्रिज है। अगर क्वेश्चन में आ सकता है कि वो जो मतलब चिनाब रेल ब्रिज जो है क्या आर्च है, सस्पेंशन है, डेक है, केबल है, तो आपको याद रखना है ये क्या है? ये ब्लू कलर से मैंने मार्क करके रखा है, तो आपको ये ध्यान रखना है ये कौन सा ब्रिज है? चिनाब रेल ब्रिज। वो आर्च ब्रिज है। ठीक है, आर्च के फॉर्म में आप उसके इमेज को देखेंगे वहाँ पे आर्च टाइप है, तो ये इसलिए ये आर्च ब्रिज है। और लोकेटेड 359 मीटर एबव दी चिनाब रिवर। चिनाब रिवर से उसके बेस, चिनाब रिवर के जो बेस से ये कितने मीटर हाइट पर है? 359 मीटर। पता है ये एफिल टावर से भी ऊंचा है। ठीक है, इट इज़ अ 1315 मीटर लॉन्ग स्टील आर्च ब्रिज। अब याद रखना है अगला पॉइंट कि भाई ये जो ब्रिज है ये किस मटेरियल का बना है? तो ये बना है स्टील का। ध्यान रखना है
इट कैन विथ स्टैंड सेस्मिक शॉक्स एंड एक्सट्रीम विंड कंडीशंस, ठीक है। अभी हम बताएंगे कि भाई कितने शॉक्स को ये झेल सकता है और कितने एक्सट्रीम कंडीशंस को। जो विंड स्पीड है ये लगभग 266 किलोमीटर, और इसको जो डिज़ाइन किया गया है किसके लिए कि भाई इंटेंसिटी जोन 5, मतलब आप जो क्या बोलते हैं अर्थक्वेक वाले में पढ़ते हो ना 2, 3, 4, 5 जोन है, तो ये सीवियर वाला जो केस है उसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। ये कनेक्टिविटी प्रदान करेगा कहाँ से, बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर। ये क्या है, ब्लास्ट प्रूफ भी है, ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं उसको, जो अर्थक्वेक जो जोन है उस जोन में कितना, जोन 5 के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। उसके अर्थक्वेक फोर्सेस को टैकल करने के लिए डिज़ाइन किया गया। विंड स्पीड ये कहाँ तक झेल सकता है, 266 किलोमीटर पर आवर, यानी 266 kmph तक ये झेल सकता है, ठीक है। वंस ऑपरेशनल विथ वंदे भारत ट्रेन, इसमें वंदे भारत ट्रेन चलेंगी, अभी कुछ दिन पहले आपका खूब वीडियो चल रहा था, ठीक है। तो ये और ये जो वंदे भारत ट्रेन चलेंगी इस पर, तो ये कहाँ से, कतरा टू श्रीनगर, ठीक है, वो इसको ज्वाइन करेंगी, ठीक। अब आ जाइए अंजी ब्रिज। अंजी ब्रिज जो है इंडियाज़ फर्स्ट केबल स्टेट, ये वाला क्या था, ये था आर्च ब्रिज। अंजी ब्रिज जो है वो केबल स्टेट ब्रिज है। ये आ सकता है क्वेश्चन में कि भाई चेनाब ब्रिज को कह देगा कि केबल आर्च ब्रिज है, और सॉरी केबल ब्रिज है, और अंजी ब्रिज को कर देगा ये आर्च ब्रिज है, ठीक है। तो ये केबल स्टेट ब्रिज कौन है, अंजी ब्रिज, और चेनाब ब्रिज क्या है, आर्च ब्रिज है, ठीक है। अंजी ब्रिज रेलवे ब्रिज बिल्ट ओवर अंजी रिवर, ये अंजी रिवर पर बना है। और ये अंजी रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, चेनाब रिवर की, ध्यान रखना है, ये चेनाब रिवर की है, ठीक है। रैंकिंग, इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया आफ्टर चेनाब रिवर। चेनाब रिवर क्या फर्स्ट है और सेकंड हाईएस्ट कौन है, ये अंजी ब्रिज है, ये ध्यान रखना है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 725 मीटर, ठीक है। इसमें टोटल 96 केबल्स हैं, ठीक है। और उसके बाद डेक विड्थ है इसका 15 मीटर। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा एक बार सुन लीजिए याद बस। अब ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ये एक और प्रोजेक्ट है। ये जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है ये कितना है, 272 किलोमीटर लेंथ का है, ठीक है। इसमें 36 टनल हैं और 943 ब्रिज है, बताइए, समझ रहे हैं। ये 272 किलोमीटर के रेंज में 36 टनल और 943 ब्रिज है, छोटा मोटा बहुत सारा होगा, ठीक है। इट कनेक्ट्स, ये किसको किसको कनेक्ट करता है, कश्मीर वैली को विथ रेस्ट ऑफ द इंडिया, ये ध्यान रखना है। आप क्वेश्चन दे देगा और बोल देगा ये क्या अंजी ब्रिज वगैरह, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो है ये कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है रेस्ट ऑफ इंडिया से। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको दिखाना है वो ये है, ये ध्यान रखना है कि डॉक्टर जी माधवी लता, अ जियोलॉजिकल कंसल्टेंट एंड प्रोफेसर एट IISc, सी स्टडीड 17 ईयर्स टू द प्रोजेक्ट। कौन से प्रोजेक्ट, चेनाब रेल ब्रिज के बारे में बता रहे हैं। वो 17 साल तक उस पर काम करी थी, ईयर्स टू द प्रोजेक्ट फोकसिंग ऑन स्लोप स्टेबलाइजेशन एंड फाउंडेशनल डिज़ाइन। ध्यान रखना है, चेनाब जो रिवर ब्रिज है, रेल ब्रिज है, उसमें एक जो इंजीनियर हैं ये वो कौन है, डॉक्टर जी माधवी लता, याद रखना है, इसको आप कोट कर सकते हैं कहीं पर, ठीक है, वुमन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। तो ये वाला टॉपिक हमारा हो गया। अब अगला टॉपिक है NFSU एंड CFSL कैंपस इन रायपुर एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। अब ये NFSU क्या है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, क्या है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ये भी BPSC में फुल फॉर्म वगैरह पूछती है, उसको आप ध्यान रखना है। और CFSL का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ठीक है। ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, किसके द्वारा किया गया, मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन कौन है, अमित शाह जी के द्वारा, मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन अमित शाह के द्वारा क्या गया इन दोनों का उद्घाटन। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के रायपुर में, प्लीज़ डू रिमेंबर। अब ये सारा कितना पैसा लगा, क्या लगा, ये सब चीज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें 16 कैंपसेस हैं, ठीक है, और उसके बाद 10 एडिशनल कैंपस प्रपोज किया गया है, ठीक है। तो मोदी गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू एक्सपेंड NFSU, नेशनल फॉरेंसिक है ना साइंस यूनिवर्सिटी, इसको 26 मेजर लोकेशंस अक्रॉस कंट्री करना चाहती है। तो ये सारा है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि अमित शाह जी मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन के द्वारा क्या किया, कहाँ पर, रायपुर छत्तीसगढ़ में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड 103 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन अक्रॉस 86 डिस्ट्रिक्ट इन 18 स्टेट या यूटीज अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। देखो अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत ना हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो जितने पुराने जो क्या बोलते हैं रेलवे स्टेशन है उसकी मरम्मत करके उसको रीडेवलप कर रहे हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर कर रहे हैं। तो इस स्कीम का जो नाम दिया गया वो क्या दिया गया, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये आता किसके अंतर्गत है, ठीक है, रेलवे वाली है तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंदर आएंगी। इसमें क्या करना है, हम लोग मतलब रीडेवलप कर रहे हैं रेलवे स्टेशन को, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं वेब्स समिट 2025। वेब्स समिट 2025 ऑन May 1, 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड वेब्स समिट इन मुंबई। कहाँ पर, याद रखना है, वेब समिट कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, मुंबई में। इस वेब समिट का क्या है, द इवेंट अंडरस्कोर्ड इंडियाज ग्रोइंग प्रोमिनेंस इन ऑरेंज इकोनॉमी, जिसको ऑरेंज इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, क्रिएटर इकोनॉमी, ठीक है। ये जो कंटेंट क्रिएट करते हैं ना यूट्यूब वगैरह पे, ये भी ऑरेंज इकोनॉमी का ही हिस्सा है, ठीक है। अब की हाईलाइट वेब का क्या है, एक वेब बाजार बनेगा वाज इंट्रोड्यूस एज ए ग्लोबल ई मार्केट प्लेस फॉर इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स। इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ग्लोबल ई मार्केट
प्लेस बनाया गया किसके नाम पे, वेव बाजार, याद रखना है कौन सा, वेव बाजार। अब आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लीजिए कि ये ऑरेंज इकोनॉमी है क्या। देखिए ऑरेंज इकोनॉमी ऑल्सो नोन एज द क्रिएटिव इकोनॉमी, द ऑरेंज इकोनॉमी रिफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी कल्चर इनोवेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ों में जो भी आप कोई भी कंटेंट बनाएंगे ना तो इसको बोला जाएगा क्या, ऑरेंज इकोनॉमी। इट इंक्लूड्स इंडस्ट्रीज वेयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज द प्राइमरी इनपुट। अब आप देखिए की कंपोनेंट ऑफ ऑरेंज इकोनॉमी, सेक्टर एग्जांपल, ठीक है, कल्चरल इंडस्ट्रीज में कौन सा है, म्यूजिक, फिल्म, डांस, थिएटर, लेक्चर। उसके बाद क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में क्या है, एडवर्टाइजिंग, ग्राफिक डिजाइन, फैशन, आर्किटेक्चर। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में एग्जांपल क्या होगा, टेलीविजन, रेडियो, डिजिटल कंटेंट, स्ट्रीमिंग। सॉफ्टवेयर एंड वीडियो गेम्स में क्या होगा, ऐप डेवलपमेंट, एनिमेशन, गेमिंग। आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट में क्या होगा, पेंटिंग, स्कल्पचर। ये सारी चीज़ किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारी चीज़ इसमें ऑरेंज इकोनॉमी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये है कि व्हाई इट इज कॉल्ड ऑरेंज, भाई क्यों, द कलर ऑरेंज इज ऑफन एसोसिएटेड विद क्रिएटिविटी, कल्चर एंड आइडेंटिटी, स्पेशली इन लैटिन अमेरिकन ट्रेडिशंस, इसलिए इसको ऑरेंज इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग आगे इसके बारे में देखते हैं। इट एम्स टू कनेक्ट इंडियन टैलेंट विद इंटरनेशनल मार्केट्स, जो इंडियन टैलेंट है ना उसको इंटरनेशनल मार्केट को कनेक्ट करने के लिए जो वेब बाजार हम लोग ला रहे हैं, लाया गया है भारत सरकार के द्वारा, ये कनेक्ट करेगी किसको, इंडियन टैलेंट को इंटरनेशनल टैलेंट से। अहेड ऑफ द समिट द इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड $1 बिलियन फंड टू एक्सेलरेट क्रिएटर इकोनॉमी, यानी भारत सरकार ने कितना मतलब कि फंड एलोकेट किया है इसके लिए, 1 बिलियन, याद रखना है इंपॉर्टेंट कि भाई कितना, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन, ऑप्शंस में देंगे तो आपको याद रखना है कि 1 बिलियन। अब वेब समिट के बारे में देखते हैं। वेब्स का पहले फुल फॉर्म देखिए अब कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट, बस ठीक है, समिट, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट इज ए ग्लोबल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है कि ये जो वेब समिट को ऑर्गेनाइज किसने करा था, वो करा था मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। ठीक है, अब आ जाइए द टैगलाइन ऑफ वेब समिट 2025 का जो टैगलाइन था वेब समिट का जो कि मुंबई में हुआ, उसका क्या था, कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज। कितना बढ़िया लिखा है, कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब ये ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में हमने बता दिया था कि भाई ये क्रिएटिव इकोनॉमी है। ठीक है, इट इंक्लूड्स सेक्टर्स लाइक आर्ट्स, मीडिया, डिजाइन, अभी हम लोग उसको पीछे पढ़ ही लिए। ठीक है, द टर्म वाज पॉपुलराइज्ड, ये जो ऑरेंज इकोनॉमी वाला जो टर्म है उसको पॉपुलराइज कौन करा था, कोलंबियन इकोनॉमिस्ट फिलिप बिटरागो और इवान ड्यूक, ये दोनों ने इस इवान ड्यूक इन देयर बुक द ऑरेंज इकोनॉमी, ठीक है, एंड इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी, ये बुक किसने लिखी है, इन दोनों ने मिलकर लिखी है और इसी में ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में बताया गया, तभी से ये वर्ड फेमस हो गया। अब आ जाते हैं नेशनल जीरो मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है भाई, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है, ये हैं जेपी नड्डा जी। जेपी नड्डा जी वैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, अब आ जाइए, इट वाज लॉन्च्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। अब देखिए वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है वो कब मनाया जाता है, 24 से लेकर के 30 अप्रैल तक, याद रखना है आपको। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है वो कब मनाया जाता है, 24 से लेकर के 30 अप्रैल को। ठीक है, मार्किंग द सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इंडियाज गोल ऑफ एलिमिनेटिंग मीजल्स एंड रूबेला बाय 2026। अब इंपॉर्टेंट एक चीज़ क्या आ गई फिर से कि ये जो मीजल्स और रूबेला, ये जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे आपके बॉडी में मस्सा वगैरह नहीं आ जाता है, बहुत लोगों की बॉडी में आप देखेंगे ब्लैक ब्लैक मस्सा जो है वो बड़ा बड़ा उभर के आ जाता है, वही उसी को बोलते हैं मीजल्स रूबेला। ठीक है, और ये वायरल क्या बोलते हैं, ये वायरल होता है। ठीक है, ये वायरस की वजह से होता है, तो इसको हम लोग एलिमिनेट करने का जो प्लान रखे हैं वो कब तक, भारत मीजल्स और रूबेला फ्री बनना चाहता है बाय 2026। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है कि भारत मीजल्स एंड रूबेला फ्री होने का टारगेट कब तक रखा है, 2026 तक, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए की हाईलाइट्स क्या है। ठीक है, तो इस की हाईलाइट्स है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी यूआईपी के तहत 2 डोज दिया जाता है मिजल्स रूबेला का, ठीक है, वैक्सीन, और फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से। किसको, चिल्ड्रंस को, जिसकी एज कितनी होनी चाहिए, 9 से 12 मंथ के समय में एक बार, और एक बार 16 से 24 मंथ की एज में। इन दोनों एज के बीच में आपको 2 डोज किसका देना है, मिजल्स रूबेला वैक्सीन का। ठीक है, ये भारत सरकार यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत 2 डोज देती है मिजल्स और रूबेला का फ्री ऑफ कॉस्ट। चिल्ड्रन की एज कितनी होना चाहिए, पहला डोज दिया जाएगा 9 से 12 महीने की एज में, और दूसरा 16 से 24 महीने की एज में। ठीक है, अब हम लोग ये है करंटली इंडियाज़ मीजल्स रूबेला वैक्सीनेशन कवरेज स्टैंड है 93.7%, मतलब लोगों को दिया जा चुका है, बच्चों को, फॉर द फर्स्ट डोज 2024-25 HMIS डाटा ये कहता है। ठीक है, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ये देखते हैं। इन 2024 इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड रिमार्केबल डिक्लाइन ऑफ 73% मीजल केसेस एंड 17% रिडक्शन इन रूबेला केसेस। ध्यान रखना है कंपेरिजन टू 2023, मतलब मीजल्स और रूबेला दोनों ही हमारे देश में कम हुआ है, ये ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग के आगे के इन रिकग्निशन ऑफ कंट्रीज एक्सेप्शनल इफर्ट्स इन प्रिवेंटिंग मीजल्स एंड रूबेला। अभी हमने पढ़ा ना, मीजल्स कितना घट गया है 73% और रूबेला का रिडक्शन कितना है 17%। इसी अचीवमेंट को देखते हुए इंडिया को अवार्ड क्या मिला,
प्रेस्टिजियस अवार्ड मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना है, हम लोगों ने इसमें बहुत बेहतर काम किया। तो हम इंडिया को कौन सा अवार्ड मिला? मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड। याद रखना है कि मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड किसको मिला है? अब दे देगा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तो आपको याद रखना है कि किसको मिला है? इंडिया को। अब आ जाते हैं, अगला टॉपिक है हमारा काशी तमिल संगम 3.0, ये तीसरा था, काशी तमिल संगम 3.0। काशी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु का तमिल, तो काशी तमिल का एक पुराना लिंकेज है सदियों, ठीक है, वो देखते हैं। काशी तमिल संगम KTS 3.0 टुक प्लेस ऑन February 15 to 24 2025 इन वाराणसी उत्तर प्रदेश। ये कहाँ पे हुआ? काशी तमिल संगम जो तीसरा वाला हुआ वो कहाँ पर हुआ? वाराणसी में हुआ, ठीक है। तो इसका एम क्या है कि भाई दिस प्रेस्टिजियस कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये जो काशी तमिल संगम जो है उसको करवाती कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। एम क्या है? टू रीअफर्म द डीप रूटेड सिविलाइजेशन टाइज बिटवीन तमिलनाडु एंड काशी। ये जो डीप रूटेड मतलब हमारा जो मतलब उत्तर और दक्षिण के बीच में एक जो डीप टाई है, किसके बीच में? तमिलनाडु और काशी के बीच में, उसी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम काशी तमिल संगम हिस्ट्री इन काशी तमिल संगम हिस्ट्री पार्टिसिपेंट्स एंड हैड अपॉर्चुनिटीज टू विटनेस द महाकुंभ इन प्रयागराज। अब बताइए ये कब से कब हुआ? 15 से 24 फरवरी 2025 के बीच में। आपको पता है कि महाकुंभ कितने हुआ था? 13 फरवरी से लेकर 26 जनवरी तक, सॉरी 26 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक। नहीं, ये वाला गलत है, ये डाटा देख लेना हमें। अब 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जो ये क्या बोलते हैं उसको, आपका जो महाकुंभ हुआ था वो हुआ था 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक। ये डेट उल्टा हो गया, आपको ध्यान रखना है, 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक। अब आप बताइए, फॉर द फर्स्ट टाइम होगा नहीं, अब 144 साल बाद होता है महाकुंभ, फिर प्रयागराज में होगा। हमको लगता है अगले 100 साल तक कि कोई जो जितने लोग पैदा होंगे उसको ये वाला तो प्रिविलेज कभी नहीं मिलेगा कि काशी तमिल संगम भी हो रहा है और महाकुंभ भी हो रहा है, ठीक है, अगले 100 साल तक, क्योंकि 144 साल बाद ही होगा। तो वेरी फॉर्चुनेट पीपल्स जिन्होंने दोनों चीज़ को एक साथ एंजॉय किया होगा। अब काशी तमिल जो संगम है, काशी तमिल संगम इनविजन्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये जो विजन था ना, ये काशी तमिल संगम का जो स्टार्ट हुआ है, इसका जो विजन था वो किसका विजन था? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये काशी तमिल जो संगम होता है, ये किसके अंतर्गत होता है? ये होता है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, जो ये इनिशिएटिव है इसी के अंतर्गत ये होता है। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अब ये काशी तमिल संगम जो है ये पहली बार कब हुआ था? ये 2022 में। दूसरी बार कितने हुआ? 2024 में। दूसरी बार 2023 में। 2023 वाला हुआ था नमो घाट वाराणसी में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस बार कहाँ हो रहा है? ये भी वाराणसी में ही हो रहा है, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा कि 15 से 24 फरवरी वाराणसी में ही, ठीक है। अब ये भी टॉपिक हो गया ख़त्म। अब हमारा अगला टॉपिक है रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। क्या है? रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0, इसको रिलीज कौन करता है? रिमेंबर, प्लीज डू रिमेंबर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कौन है? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स कौन रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब आप देखिए इसमें परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 एंड एविडेंस बेस्ड असेसमेंट टूल है टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम अक्रॉस वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज। मतलब जो ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है ना, बेसिकली हम लोग परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं जो अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज में जो स्कूल एजुकेशनल सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस को। बस नाम से ही बिल्कुल पता चला है। ध्यान रखना है किसका परफॉर्मेंस? मतलब एजुकेशन का परफॉर्मेंस। ये ध्यान रखना, ये नहीं कि मतलब बिजनेस का या फिर किसी और चीज़ का। ये एजुकेशन की परफॉर्मेंस को कौन, अब एजुकेशन है तो कौन लागू करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसी तरह से लिंक करके आपको ध्यान रखना है। इट वॉज ओरिजिनली लॉन्च इन 2017 विथ परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2.0 वर्जन अलाइन टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये जो है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है ना, ये किसके साथ अलाइन करता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये दोनों के साथ अलाइन करता है। कौन? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। मतलब इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो क्राइटेरियाज को है ना, उसको देखते हुए हम लोग असेसमेंट करते हैं, ठीक है। इसको पब्लिश कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। द फ्रेमवर्क है कवर्स 6 की डोमेन्स। याद रखना है 6 डोमेन हैं और 73 इंडिकेटर्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। कर देगा कि भाई क्या बोलते हैं 73 क्या बोलते हैं उसको 70 या 80 इंडिकेटर्स और 15 डोमेन्स या 7 इंडिकेटर्स और 16 डोमेन्स, ऐसा कुछ कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है 6 की डोमेन्स में 73 इंडिकेटर। अब जो 6 की डोमेन्स है वो क्या है? पहला डोमेन आपको ध्यान रखना है लर्निंग आउटकम्स। दूसरा एक्सेस, मतलब कितनी आसानी से क्या बोलते हैं आपको एक्सेस हो रहा है एजुकेशन वगैरह, वो देखा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़। इक्विटी, मतलब वहाँ पे इक्वालिटी कैसी है, ठीक है। और गवर्नेंस प्रोसेस, वहाँ का गवर्नेंस प्रोसेस क्या है, मतलब जो वर्क हो रहा है उसका प्रोसेस कैसा है, सिस्टम कैसा है, ठीक है। टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कैसी है। तो ये 6 डोमेन्स ध्यान रखने हैं आपको सिर्फ। लर्निंग आउटकम्स, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, इक्विटी
गवर्नेंस प्रोसेस और टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग। ठीक है, अब आगे देखते हैं। स्टेट एंड यूटीज आर स्कोर्ड ऑन ए स्केल। अच्छा हाँ, ये जो परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स है इसका स्केल कितना दिया था, 1000 पॉइंट्स पे हम लोग स्केल करते हैं और इसको 1000 पॉइंट पे स्केल करके 10 बैंड में हम लोग निकालते हैं कि भाई इन 10 बैंड में पॉइंट्स के अनुसार कौन किस बैंड में आएगा। ठीक है, तो टोटल बैंड्स इसमें कितने हैं, 10। सबसे टॉप बैंड जो है वो कौन है, दक्ष। सबसे टॉप बैंड क्या है, दक्ष। आपको ध्यान रखना सबसे टॉप बैंड क्या है, दक्ष। और सबसे लोवेस्ट बैंड क्या है, आकांक्षी। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे टॉप बैंड दक्ष और सबसे लीस्ट लोवेस्ट बैंड कौन है, बैंड क्या है, आकांक्षी 3। ठीक है, ये लोवेस्ट है। टोटल बैंड्स कितने हैं, टोटल बैंड्स हैं आपके कितने, 10 बैंड्स हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब आ जाइए आगे, जो द की ट्रेंड्स। अब इसमें जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो हमने निकाला उसमें ट्रेंड्स क्या मिला, चंडीगढ़ सिक्योर द हाईएस्ट स्कोर ऑफ 703। ठीक है, पॉइंट 703 पॉइंट के साथ चंडीगढ़ पहले पोजीशन पे रहा और उसका जो इस 703 पॉइंट्स बेसिस पे उसका जो बैंड एलोकेट हुआ वो बैंड क्या है, पराचेष्टा 1। ठीक है, ये पराचेष्टा 1 बैंड में चंडीगढ़ को रखा गया है 703 पॉइंट के बाद। अभी आपको इसका मज़ेदार बात अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, देखना। अब ये आ जाइए कि अगला क्या है, मेघालय रिकॉर्डेड द लोवेस्ट स्कोर 417 पॉइंट। और आपको पता है ये लोवेस्ट जो बैंड है वो कौन सा है, आकांक्षी 3। हाईएस्ट बैंड क्या था, हमने पढ़ा दक्ष। ठीक है, लेकिन 703 पॉइंट मिलने के बाद भी चंडीगढ़ को क्या मिला है, क्योंकि 10 बैंड है तो वो किस बैंड में फिट हो रहा है, पराचेष्टा 1। इसका मतलब 703 पॉइंट लाने के बावजूद भी चंडीगढ़ दक्ष बैंड में नहीं है। इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब देखिए, नो स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज अचीव्ड प्लेसमेंट इन टॉप 4 बैंड्स। मतलब जो टॉप 4 बैंड्स जो है ना उसमें कोई भी यूनियन टेरिटोरी या फिर कोई भी स्टेट नहीं आया। अब बताए ना, अभी जो चंडीगढ़ भी आया वो किस में आया है, वो पराचेष्टा 1 में आया है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे आ सकता है कि क्या बोलते हैं उसको, दक्ष क्या बोलते हैं, चंडीगढ़ टॉप्ड विथ 703 पॉइंट्स एंड इंक्लूडेड इन दक्ष। नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसको किस में रखा गया है, पराचेष्टा 1 में। अच्छा, अब आप देखिए, नो स्टेट अचीव दक्ष लेवल लर्निंग आउटकम्स। ये आपको पता ही है कि भाई जो हाईएस्ट है वो भी दक्ष को नहीं पहुँचा है, तो हाईएस्ट में कौन है, चंडीगढ़। ठीक है, बिहार एंड तेलंगाना मेड द मोस्ट प्रोग्रेस। सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस किस में मिला है, देखा गया है, क्या बोलते हैं, बिहार और तेलंगाना। किस इसमें कैटेगरी में, कि भाई जो एक्सेस और क्या बोलते हैं स्पेशली अमंग डिसएडवांटेज कम्युनिटी। मतलब जो मोस्ट प्रोग्रेस इन एक्सेस, अभी आपने पढ़ा ना 6 क्या बोलते हैं उसको, की डोमेन्स में एक डोमेन क्या था, एक डोमेन यहाँ पर देखिए, एक डोमेन क्या था, एक्सेस था। तो इस एक्सेस के तहत सबसे बेस्ट कौन करा है, बिहार और तेलंगाना। ये एक्सेस किसको, स्पेशली डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ को। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। इन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स टू गौतम बुद्ध नगर नोएडा was recognized the only district in Uttar Pradesh to achieve high performing category in school education। मतलब हाई परफॉर्मिंग कैटेगरी इन स्कूल एजुकेशन में गौतम बुद्ध नगर जो नोएडा है ना, वो सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट है पूरे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे इतना बड़ा स्टेट है और उसका सिर्फ एक ही क्या बोलते हैं उसको, जो डिस्ट्रिक्ट है वाज रिकॉग्नाइज्ड इन उत्तर प्रदेश टू अचीव हाई परफॉर्मिंग कैटेगरी। ठीक है, और वो भी किसमें, गौतम बुद्ध नगर नोएडा वाज प्लेस्ड किसमें, ये भी पराचेष्टा कैटेगरी 1। ठीक है, मतलब अब आ जाते हैं अगला, गाजियाबाद जो है वो 4th पोजीशन पे। ध्यान रखना है, वाराणसी झांसी और वाराणसी जो है वो 2nd और 3rd पोजीशन पे। ध्यान रखेंगे, गाजियाबाद 4th, झांसी वाराणसी 2nd और 3rd पोजीशन पे। अब आप देखिए, ये आपको मजा देगा। ये देखिए, ये जो दक्ष कैटेगरी है ना, ये जो दक्ष आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम और उत्तम, ये 4 कैटेगरी है ना, इसमें कोई भी नहीं है, नील। यहाँ पे देख रहे हैं, नील, कोई भी नहीं। 51 701 से 760 पॉइंट के बीच वाले को किस में रखा गया, पराचेष्टा 1। और ये चंडीगढ़ सिर्फ एक ही क्या बोलते हैं उसको, स्टेट या यूटी है जो कि पराचेष्टा 1 हाईएस्ट है, और वो भी है किसमें, पराचेष्टा। ये भी दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम और उत्तम के कैटेगरी के लायक ये भी नहीं है। तो ये चारों, पहला जो 4 है ना वो नील है, ध्यान रखना है। और चंडीगढ़ पराचेष्टा 1, फिर पराचेष्टा 2, ये भी, इसमें भी कोई नहीं है। ठीक है, ये भी नन है। उसके बाद पराचेष्टा 3, आकांक्षी 1, उसके बाद आकांक्षी 2 और आकांक्षी 3 है। ठीक है, तो ये सब में सारे हैं, लेकिन आकांक्षी 3 में आपको क्या पता है कि सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट, और वो कौन है, मेघालय, जो कि लोवेस्ट है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। ये कौन सा एडिशन था, 4th एडिशन था। इसको प्रिपेयर कौन करता है, टाटा ट्रस्ट। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को प्रिपेयर कौन करता है, टाटा ट्रस्ट, इन कोलैबोरेशन विद 6 मेजर सिविल सोसाइटीज़। ये 6 मेजर सिविल सोसाइटीज़ के कोलैबोरेशन से किया जाता है। और वो 6 सोसाइटीज़ कौन है, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, दूसरा कॉमन काउज, तीसरा कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, चौथा दक्ष, 5वां है ना, सॉरी दक्ष और TISS प्रयास। ठीक है, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी। ये सारे मिलकर के विद टाटा ट्रस्ट। तो आपको ये इतना तो याद नहीं रखना है, ध्यान नहीं रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रिपेयर्ड बाय कौन, टाटा ट्रस्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। ठीक है, अब आप, हमने पहले कुछ देर पहले बताया राइट टू क्या बोलते हैं उसको, सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि आर्टिकल 21 के तहत राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये किस केस से आया था, ये कॉमन काउज, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है डाई, ध्यान रखने के लिए बस रिकॉर्ड। ठीक है, अब आ जाइए की फैक्ट्स जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का है वो क्या है। उसके 4 मेन पिलर्स हैं, कौन कौन से, पुलिस, प्रिजन,
जुडिशरी, लीगल एड, ये ध्यान रखना है आपको। थोड़ा सा मैं इस तरह से इसलिए बोला था कि याद आसानी से रहे। पुलिस के साथ कौन? प्रिजन, फिर जुडिशरी के साथ कौन? लीगल एड। तो आपको ये चारों याद रखना है कि इसका इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का जो ये 4 पिलर है। अब आ जाइए, एडिशनली सिंस 2022 एडिशन द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हैज़ ऑल्सो बीन सेपरेटली असेस्ड। अच्छा, इसको भी असेस किया जाता है 2022 के बाद, ठीक है, तो कोई बात नहीं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 इंक्लूड ओनली 25 स्टेट। याद रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ टोटल 28 स्टेट हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 25 स्टेट को ही ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट मतलब उन स्टेट्स के लिए निकाली गई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ओनली दीज स्टेट्स हैड कंसिस्टेंट, कंप्लीट एंड कंपेरेबल डाटा अवेलेबल फॉर ऑल 4 पिलर्स ऑफ जस्टिस। ये जो चारों पिलर ऑफ जस्टिस से रिलेटेड जो डाटा है ना, इसी 25 स्टेट में। वो 3 स्टेट कौन है भाई? ये भी देख लो, ये हैं 3 स्टेट्स, आसाम, मणिपुर और नागालैंड। तीनों स्टेट कहाँ के हैं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं। आपको ध्यान रखना है, ये तीनों स्टेट कहाँ से? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, जिसके पास ये जो डाटा रिलेटेड टू पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन और लीगल एड नहीं होने की वजह से ये टाटा ट्रस्ट जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट बनाती है, उस रिपोर्ट में इन तीनों स्टेट को इंक्लूड नहीं कर पाती। इसके अलावा कोई भी यूटीज़ को भी इंक्लूड नहीं किया गया है। रीज़न बीइंग द सेम, क्या? कि भाई इस तरह का रिपोर्ट नहीं है, इस तरह का डाटा अवेलेबल नहीं है। तो 8 यूनियन टेरिटरीज इसमें इंक्लूड नहीं है, और 3 स्टेट, आसाम, मणिपुर और नागालैंड, तीनों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इन 8 और ये 3, इन 11 के पास ये जो डाटाज हैं पुलिस, जुडिशरी और प्रिजन से रिलेटेड नहीं है, जिसकी वजह से इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। अब आ जाइए अगला टॉपिक, आगे कि बेस्ट परफॉर्मिंग, इसी में ये टॉपिक नहीं बल्कि इसी में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बेस्ट परफॉर्मिंग पुलिसिंग एंड जस्टिस डिलीवरी। लार्ज स्टेट में कौन है? कर्नाटका। ध्यान रखना है, लार्ज स्टेट में बेस्ट पुलिसिंग और जस्टिस डिलीवरी में कौन है? कर्नाटका। सेकंड आंध्र प्रदेश, तीसरा तेलंगाना। वर्स्ट परफॉर्मर कौन है? वेस्ट बंगाल, ठीक है। सेकंड वर्स्ट उत्तर प्रदेश, थर्ड वर्स्ट उत्तराखंड, ठीक है, WGU, ध्यान रखिए। जो वेस्ट बंगाल लास्ट है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद उत्तराखंड है, ठीक है। ये वर्स्ट परफॉर्मर है। और हाईएस्ट परफॉर्मर सारे साउथ इंडियन स्टेट्स कौन सा है? कर्नाटका फर्स्ट, आंध्र प्रदेश सेकंड और तेलंगाना थर्ड, ठीक है। अब आ जाइए टॉप परफॉर्मर एमंग स्मॉल स्टेट। स्मॉल स्टेट में टॉप परफॉर्मर कौन है? सिक्किम। दूसरे में हिमाचल प्रदेश, तीसरे में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये टॉप परफॉर्मर स्मॉल स्टेट में कौन है? सिक्किम है, ये ध्यान रखना है। और क्या बोलते हैं उसको, जो लार्ज स्टेट में कौन है? कर्नाटका। वर्स्ट परफॉर्मर लार्ज स्टेट में कौन है? भाई वेस्ट बंगाल, ठीक है। फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट क्या कहती है कि एट द नेशनल लेवल पुलिस टू पॉपुलेशन रेशियो हैज़ नॉट एक्सीडेड 155 पुलिस पर्सनल पर 1 लाख पॉपुलेशन। 1 लाख पॉपुलेशन पे सिर्फ और सिर्फ कितना है? 155 पुलिस। बताओ क्या करेगी भैया? 155 पुलिस को तो क्या करेगी? 1 लाख पॉपुलेशन पे आप 155 दे रहे हो, कहाँ से होगा? विच इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन दी सैंक्शनड स्ट्रेंथ। सैंक्शनड स्ट्रेंथ क्या है कि भाई हर 1 लाख पॉपुलेशन पे कितना पुलिस होना चाहिए? 197 पुलिस होनी चाहिए, और हमारे पास है कितना भैया? 155, ठीक है, जो कि कम है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला, दीज फिगर्स वेरी अक्रॉस स्टेट टू स्टेट। सही बात है। फॉर एग्जाम्पल बिहार में सिर्फ देखो भैया, बिहार में सिर्फ 81 पुलिस पर्सनल है 1 लाख पे। बताओ यार, क्यों नहीं होगा क्राइम? बिहार में सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 81 पुलिस पर्सनल है 1 लाख में। 1 लाख में 81, ये मतलब बोलते ना ऊँट के मुंह में जीरा। तो ये बिहार में ध्यान रखना है कि भाई BPSC से रिलेटेड इसमें आपको बिल्कुल याद ध्यान रखना है कि भाई बिहार में जो हर 1 लाख पॉपुलेशन पे कितने पुलिस अवेलेबल है? सिर्फ और सिर्फ 81। अराउंड 78% ऑफ पुलिस स्टेशन अक्रॉस द कंट्री नाउ हैव वुमन हेल्प डेस्क, ठीक है। वुमन हेल्प डेस्क कितने? 78% पुलिस स्टेशन पे, येट वुमन कंस्टिट्यूट ओनली 11.75% ऑफ पुलिस फोर्स। अब बताओ, पुलिस फोर्स का सिर्फ और सिर्फ 11.75% ही वुमन है। बताओ तो वुमन कैसे सेफ होंगी? क्योंकि वो लोग ज़्यादा दर्द को समझती हैं और वो चीज़ों को समझती है। उनको अगर इसमें लाया जाए तो वो बेटर मतलब आइडियाज़ बता सकती हैं वुमन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड, ओके। अब आ जाइए, इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स 38% ऑफ जजेज आर वुमन, ठीक है, बट दिस प्रोपोर्शन फॉल्स टू अराउंड 15% एट हाई कोर्ट। अब बताओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो फिर भी चलो 38% जज जो है वो वुमन है, लेकिन हाई कोर्ट में कितने भैया? सिर्फ और सिर्फ 15%। आप सोचिए कितना कम रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, हाई कोर्ट में। नो स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ फुली अचीव द रिजर्वेशन टारगेट्स सेट फॉर वुमन इन पुलिस फोर्स। मतलब पुलिस फोर्स के लिए जो सेट किया गया था रिजर्वेशन टारगेट, उसको कोई भी यूनियन टेरिटरी या स्टेट उस पर फुलफिल नहीं हो पाया। इन द नेशनल पुलिस फोर्स 2.03 मिलियन हम लोग का पुलिस फोर्स पर्सनल है, किसमें? नेशनल में। उसमें सीनियर IPS रैंक्स, वुमन इन सीनियर IPS रैंक इज स्टिल फ्यूअर देन 1000। बताओ, 2 लाख मतलब 2.03 मिलियन पर्सनल पुलिस पर्सनल है, उसमें सीनियर IPS के रैंक पर कितने लोग हैं? लेस, फ्यूअर देन 1000। अब समझ रहे हो कितनी कम रिप्रेजेंटेशन है वुमेंस की? तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सबको बढ़ाने की ज़रूरत है, तभी हम लोग, क्योंकि 50% को छोड़ करके आप कितना भी डेवलपमेंट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, 50% ऑफ जनसंख्या अगर आपके साथ नहीं है या उसको आप इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत मुश्किल है क्या बोलते हैं उसको, डेवलप्ड नेशन बनना, ठीक है। तो वुमेंस को मेन स्ट्रीम पे लाना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। एमंग ऑल प्रिजनर्स अराउंड 76% आर
अंडर ट्रायल्स अप फ्रॉम 66% 10 ईयर अगो। बताइए 10 साल पहले जो ना अंडर ट्रायल्स थे वो कितने थे? 66%, जो अब बढ़कर हो गए 76%। मतलब जिसको घटना चाहिए था ये और भी बढ़ गया। इसका अंदर नंबर ऑफ जजेस की भी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। इन सारी चीज़ों को अगर जब तक हम लोग देखेंगे नहीं तब तक इसको प्रॉब्लम्स ये आती रहेंगी। अब आ जाइए लीगल प्रोटेक्शन। अच्छा सॉरी, तो ये टॉपिक हो गया। अगला टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ रिवराइन डॉल्फिन। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड द रिजल्ट्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट ईवर। देखिए ब्लू पेन से कर दिया हूँ अलग से, ये पहला जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ गैंगेटिक एंड इंडस रिवर डॉल्फिन, मतलब पहला जो मतलब डॉल्फिन पॉपुलेशन का एस्टिमेशन हुआ किस किस के लिए, ध्यान रखना है, गैंगेटिक डॉल्फिन और इंडस रिवर डॉल्फिन के लिए हुआ था। ठीक है, ये पहला ऐसा मतलब कि एस्टिमेशन हुआ है। और जो ये जो गैंगेटिक डॉल्फिन और इंडस रिवर डॉल्फिन है ना, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में। कौन सा कैटेगरी में? IUCN के इंडेंजर्ड, याद रखना है आपको। ठीक है, अब आ जाइए कि जो क्या बोलते हैं डॉल्फिन सर्वे हुआ, कंडक्टेड बाय, किसने कंडक्ट करा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। किसने करा भाई? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अंडर द यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको कंडक्ट करा था। ठीक है, कौन सा? डॉल्फिन सर्वे। अब इस डॉल्फिन सर्वे में किस किस रिवर को कवर किया गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बेसिस को गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर बेसिस अक्रॉस 28 रिवर्स बाय बोट एंड 30 बाय रोड। आप ये जो कवर किया गया है गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर बेसिन अक्रॉस 28 रिवर्स, ठीक है, बाय बोट एंड 30 बाय रोड। ठीक है, अब आ जाइए एस्टिमेट क्या किया गया कि 6327 जो है ना गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैं। ठीक है, फाउंड ओनली 3 इंडस। अच्छा, अब ये एक क्या टोटल एस्टिमेट कितना आया? 6327। अब एक बात देखिए कि ये जो ब्यास रिवर है ना पंजाब में, उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने रिवर डॉल्फिन हैं? इंडस रिवर सिर्फ 3 हैं, ये ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम जो मेन स्ट्रीम में 3275 डॉल्फिन है वो कहाँ है? गंगा में। ठीक है, गंगा के ट्रिब्यूटरीज में कितने हैं? 2414। ब्रह्मपुत्र के मेन स्ट्रीम में कितने हैं? 584। ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज में मात्र 51। और ब्यास रिवर में, इंडस बेसिन में सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 3 डॉल्फिन हैं। इन सारे बेसिन में 28 रिवर में ये किया गया था, उसमें से ब्यास रिवर में सबसे कम 3 डॉल्फिन हैं। और ब्यास रिवर में कौन से डॉल्फिन है ये भी ध्यान रखना है, ये है क्या बोलते हैं उसको, इंडस बेसिन का। ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरीज में 51, सबसे ज़्यादा गंगा में, ध्यान रखना है। सबसे लीस्ट ब्यास रिवर, इंडस बेसिन में 3 डॉल्फिन। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन, सबसे ज़्यादा गैंगेटिक डॉल्फिन, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। उत्तर प्रदेश, उसके बाद सेकंड में कौन है? बिहार, थर्ड में वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 2397। बिहार में कितने हैं? 2220। और वेस्ट बंगाल में कितने? 815। ये तीनों हाईएस्ट नंबर ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन हैं इसमें। ठीक है, फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड यूपी बिहार, थर्ड वेस्ट बंगाल। ओके, अब आ जाते हैं लीगल प्रोटेक्शन क्या। अभी हमने बताया था कि IUCN स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड। और भारत में जो प्रोटेक्शन में क्या है, इसको शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत रखा गया है। अब शेड्यूल 1 में कोई भी चीज़ चली आती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो भैया उसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलता है। हाईएस्ट प्रोटेक्शन का मतलब हुआ कि अगर आप इसको मारे, काटे या कुछ भी करें तो आप पे लीगल एक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्लाउड स्पॉट्स क्या होता है। क्लाउड स्पॉट बोलते हैं लो डेंसिटी, लो क्या बोलते हैं डॉल्फिन डेंसिटी अगर होगा किसी जगह पे तो उसको बोलते हैं क्लाउड पॉट्स। ठीक है, और ये कहाँ पर मिला है? ये नरोड़ा कानपुर स्ट्रेच जो है गंगा वाला, उसमें सिर्फ और सिर्फ 0.1 डॉल्फिन पर किलोमीटर है। नरोड़ा कानपुर स्ट्रेच गंगा का जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ 0.1 डॉल्फिन पर किलोमीटर पे। बाकी फरुखाबाद ये सब है, ये सब इतना ध्यान नहीं रखना है। हॉट स्पॉट्स कौन कौन से? यानी हाई डॉल्फिन डेंसिटी, बिहार में कितने? 1.62 डॉल्फिन पर किलोमीटर। उत्तर प्रदेश 0.62 डॉल्फिन पर किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन किस स्टेट में? उत्तर प्रदेश में, लेकिन हाईएस्ट डेंसिटी किस में है? बिहार में, ध्यान रखना है। अब बिहार में भी मनिहारी बिहार टू राजमहल झारखंड, ये वाला जो स्ट्रेच है ना, उसमें डेंसिटी देखो कितनी है? 2.75 डॉल्फिन्स पर किलोमीटर। 2.75 डॉल्फिन्स पर किलोमीटर। हाई डॉल्फिन अकरेंस इन बिहार एट्रीब्यूटेड टू, अब ये जो बिहार में जो हाई डॉल्फिन अकरेंस है, जो अभी हमने पढ़ा था ना कि बिहार में 2220 जो है, इसका रीजन जो बताया गया है वो क्या है? एट्रीब्यूटेड टू डीपर रिवर चैनल्स। यानी बिहार में जो रिवर चैनल्स है ना वो डीप है, बहुत डीपर है, इसलिए यहाँ पर बिहार में एक अच्छी जनसंख्या है। सेकंड में है तो अच्छी जनसंख्या है ना डॉल्फिन की, इसलिए। और आपको ध्यान रखना है BPSC पॉइंट ऑफ व्यू से कि मनिहारी टू राजमहल जो झारखंड है, ये वाले स्ट्रेच में जो डॉल्फिन का जो डेंसिटी है वो सबसे हाईएस्ट है। वो क्या है? 2.75 डॉल्फिन्स पर किलोमीटर। ठीक है, तो डेंसिटी वाइज हाईएस्ट बिहार, सेकंड उत्तर प्रदेश, और पॉपुलेशन वाइज नंबर वाइज हाईएस्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड बिहार। ओके, अब आ जाइए एक्सपेंडिचर ऑन हायर एजुकेशन। नीति आयोग ऑन फरवरी 2025 रिलीज रिपोर्ट टाइटल एक्सपेंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट्स एंड पब्लिक यूनिवर्सिटी। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट इन हायर एजुकेशन सेक्टर। ये कौन लाया? ये लाया है, आपको ध्यान रखना है, नीति आयोग। बस ये याद रखना है कि टाइटल क्या था? एक्सपेंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट्स एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, ये पहला इस टाइप का रिपोर्ट था। ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो है ना जम्मू कश्मीर में जो एजुकेशन एक्सपेंडिचर है ओवरऑल वो सबसे ज़्यादा है। वो कितना है?
8.11%। उसके बाद सेकंड में कौन है? मणिपुर, जहाँ पे पिछले कई महीनों से क्या चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, दंगे चल रहे हैं। फिर अभी वहाँ पे क्या लग गया है, राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, प्रेसिडेंट रूल लागू हो चुका है। वो सेकंड था। थर्ड जो है, सॉरी थर्ड नहीं बल्कि दिल्ली का जो दिया हुआ है वो देखिए 1.67% मात्र ओवरऑल एक्सपेंडिचर ऑन, क्या बोलते हैं उसको, एजुकेशन। ठीक है, तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन में हाईएस्ट पोजीशन पे कौन है? जम्मू कश्मीर, सेकंड पे मणिपुर। हायर एजुकेशन एक्सपेंडिचर, ये ओवरऑल है। हायर एजुकेशन एक्सपेंडिचर में बिहार हाईएस्ट है। ध्यान रखना, बिहार सरकार जो है एजुकेशन पे, हायर एजुकेशन पे बहुत काम करती है। वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना वगैरह ला करके, उसी वजह से बिहार जो है वो हाईएस्ट फर्स्ट पोजीशन पे है। कौन? हायर एजुकेशन एक्सपेंडिचर पर। ठीक है, फॉलोड बाय जम्मू कश्मीर, फिर थर्ड में मणिपुर। तेलंगाना जो है लोवेस्ट है। हायर एजुकेशन एक्सपेंडिचर में फर्स्ट कौन है? बिहार, लास्ट कौन है? तेलंगाना। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला पर यूथ एजुकेशन स्पेंडिंग, पर यूथ एजुकेशन स्पेंडिंग में केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ये लोग टॉप स्पेंडर्स है, ध्यान रखना है। ठीक है, जबकि राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ जो है वो लैग करता है। यूनिवर्सिटी डेंसिटी इंपॉर्टेंट, द नेशनल एवरेज यूनिवर्सिटी डेंसिटी। यूनिवर्सिटी डेंसिटी निकालते कैसे? यूनिवर्सिटी पर 1 लाख एलिजिबल पॉपुलेशन, याद रखना है। पर बोल देगा पर 10 लाख, पर 15 लाख, पर 20 लाख, या पर 10,000, या पर कुछ भी, कोई भी डाटा देगा, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई यूनिवर्सिटी डेंसिटी क्या निकालते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ पर 1 लाख एलिजिबल पॉपुलेशन, 18 से 23 साल की एज। एलिजिबल पॉपुलेशन किसको माना गया? 18 से 23 साल की एज इन स्टेट, वो क्या है? 0.8। नेशनल यूनिवर्सिटी डेंसिटी भारत का क्या है? 0.8 यूनिवर्सिटीज़ फॉर 1 लाख एलिजिबल पॉपुलेशन। अब सोचो कि एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है 1 लाख एलिजिबल पॉपुलेशन के लिए नेशनल लेवल पे। वेरी पैथेटिक। ठीक है, 0.8 ही है सिर्फ। सिक्किम हैज़ द हाईएस्ट यूनिवर्सिटी डेंसिटी, कितना है? 10.3। वाओ, वेरी गुड। देखो सिक्किम कितना है? 10.3 यूनिवर्सिटीज़ फॉर 1 लाख एलिजिबल जो पॉपुलेशन है। ठीक है, बिहार वेरी लोवेस्ट, 0.2, नॉट इवन 0.5। बिहार क्या है? सबसे लोवेस्ट क्या है? यूनिवर्सिटी डेंसिटी है, वो कितनी है? 0.2। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब आ जाइए UDISE रिपोर्ट 2023-24। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ये UDI है क्या। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ठीक है, ये क्या है? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, UDISE प्लस। ये क्या है? इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव डाटा बेस फॉर स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। मतलब इसके तहत ना स्कूल एजुकेशन में का जो डाटा है वो हम लोग एकत्र करते हैं। इट कलेक्ट्स एंड मैनेजेस डाटा फ्रॉम ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, 1 से लेकर 12 तक क्लास तक का जितने भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं उसके डाटा को ये कलेक्ट करता है। इट इज़ मैनेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको मैनेज कौन करती है? UDISE को ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, अब आ जाइए इसमें क्या है? ये फर्स्ट टाइम इन मेनी ईयर्स इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल एज पर UDISE प्लस रिपोर्ट हैज़ डिक्लाइन बाय ओवर अ करोड़। ये पहली बहुत मतलब पिछले कई सालों में ये पहली बार हुआ कि जो इनरोलमेंट है ना स्कूल स्टूडेंट्स का वो कम हो गया है। ठीक है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कारण हैं। क्या बोलते हैं उसको, कोविड का आना, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, जॉब्स का ना होना, बहुत कुछ है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि क्या है, क्या बोलते हैं इस रिपोर्ट में जो मोटा मोटी पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है निकालने वाली बात कि लार्जेस्ट फॉल इन इनरोलमेंट इन 2023-24 कंपेयर टू 2018-19 वाज इन बिहार। सबसे जो फॉल हुआ है क्या बोलते हैं इनरोलमेंट में वो कहाँ हुआ है? अगेन बिहार में। बिहार में भी हमने पढ़ा ना यूनिवर्सिटी डेंसिटी कितनी है? 0.2 पर 1 लाख एलिजिबल पॉपुलेशन। उसके बाद यानी कि बिहार में कितने लोग मतलब कम हो गए? 35.65 लाख। फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, अगेन भाई है बिहार का, जो कि 28.26 लाख। वहाँ पे भी क्या बोलते हैं उसको जो इनरोलमेंट है वो कम हो चुका है। फिर महाराष्ट्र वहाँ पे 18.55 लाख। तो आपको ये तीनों स्टेट ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा बिहार में, फिर उसके बाद फॉलो हुआ है किसमें? उत्तर प्रदेश में, और फिर हुआ है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये इस रिपोर्ट का ये था, क्या बोलते हैं उसको, क्रक्स था। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 ISFR रिपोर्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको क्या बोलते हैं उसको रिलीज़ कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसको कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव। आपको ध्यान रखना है क्या? भूपेंद्र यादव, ये ध्यान रखना है, ये नाम भी। और उसके बाद इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट को लागू कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब देखिए कि ISFR 2023 ये जो है ना ये एट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है? देहरादून। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान याद रखना है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में। अभी हमने पढ़ा था मिलेट वाला कहाँ था? हैदराबाद में। ठीक है, अब आ जाइए फॉरेस्ट कवर मैपिंग। अब देखिए डेफिनेशन क्या है कि फॉरेस्ट क्या बोलते हैं? लैंड मोर देन 1 हेक्टेयर इन एरिया विथ ट्री कैनोपी एंड डेंसिटी मोर देन 10% इंक्लूडिंग ट्री ऑर्चार्ड्स, बॉम्बे पाम। इसको फॉरेस्ट कवर का डेफिनेशन क्या है कि फॉरेस्ट कब बोला जाएगा कि लैंड मोर देन 1 हेक्टेयर इन एरिया विथ ए ट्री कैनोपी डेंसिटी कितना होना चाहिए? मोर देन 10% होना चाहिए, तब वो क्लासीफाई में फॉरेस्ट का। मतलब कैनोपी डेंसिटी ध्यान रखना है मोर देन 10%, और जो लैंड एरिया होना चाहिए वो मोर देन 1 हेक्टेयर। ठीक है, मोर देन 1 हेक्टेयर होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट जो होता है ना, कैनोपी डेंसिटी कितना होना चाहिए? 70% से अधिक अगर होगा तो उसको क्या बोलते हैं? वेरी डेंस फॉरेस्ट। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की कैनोपी डेंसिटी कितना चाहिए? 40 से 70%। और ओपन फॉरेस्ट कौन कहलाता है? जब कैनोपी डेंसिटी जो होगा वो कितना होगा?
वो होगा 10 से 40%, ठीक है। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट कैनोपी डेंसिटी 70% से मोर, उसके बाद मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कैनोपी डेंसिटी 40 से 70%, ओपन फॉरेस्ट कैनोपी डेंसिटी 10 से 40%, ठीक है। अब आ जाइए स्क्रब किसको बोलते हैं। अब हमने पढ़ा था ना कि 10 से 40 वाला क्या था, वो था आपका ओपन फॉरेस्ट था ना। तो ये जो स्क्रब है वो क्या है, लेस कैनोपी डेंसिटी अगर लेस देन 10% होगा ना कैनोपी डेंसिटी, तो ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा आपका स्क्रब कहलाएगा, ठीक है। जनरली विथ स्क्रब इंटरस्पेस विथ ट्रीज, मतलब उसके बीच में जो ट्री के बीच में जो गैप होगा ना एक ट्री से दूसरे ट्री के बीच में, वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। डाटा सोर्स हमारा क्या है, जो कहाँ से मतलब इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो लाया गया है उसका डाटा का सोर्स क्या है, ये ध्यान रखना है। सैटेलाइट इमेजरी फ्रॉम इसरोज LIS-3 सेंसर, ध्यान रखना है इसरो का कौन सा LIS-3 सेंसर ऑन IRS रिसोर्स सेट सैटेलाइट, याद रखना है IRS रिसोर्स सेट सैटेलाइट में जो LIS-3 सेंसर है उसी के द्वारा ये डाटा लिया गया है, समझ रहे। अब आ जाइए कि हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट क्या है। टोटल फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर वो कितना हो गया है 8,27,356.95 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि क्या हो कितना होता है जोग्राफिकल एरिया का, ये कितना है 25.17% ऑफ द कंट्री, ठीक है। टोटल फॉरेस्ट और ट्री दोनों मिला के कितना है 25.17। अब सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट कवर कितना है, वो है 21.76, 7,15,342.61, और ट्री कवर कितना है वो है 3.41%। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना 25.17%, ठीक है। और ट्री कवर एरिया वाइज कितना है 1,12,014.34 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाइए कि ये जो द करंट असेसमेंट शोज एन इंक्रीज ऑफ 156.41 किलोमीटर स्क्वायर, 0.05% इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर एट नेशनल लेवल कंपेयर टू प्रीवियस असेसमेंट। जो पिछला असेसमेंट ISFR 2021 में लाया था। अब ये जो रिपोर्ट है ना ISFR वो हर 2 साल पे आती है, तो पिछली बार कितने में आई थी, ये 2021 वाली रिपोर्ट आई थी, अब फिर आई क्या 2023 में। तो 2021 की तुलना में कितना ज़्यादा बढ़ा है हमारा क्या बोलते हैं फॉरेस्ट कवर, वो बढ़ा है 156.41% ही बढ़ा है, यानी 0.05% पिछले बार की तुलना में, नॉट इस बार बढ़ा, ठीक है। ध्यान रखना पिछली बार मान के चलो अगर 70,000 था तो ये इस बार 70,156, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी आपको डाटा वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं उसको, यानी कि पिछली बार की तुलना में 156.41 किलोमीटर स्क्वायर ज़्यादा क्या बोलते हैं फॉरेस्ट कवर हमारा बढ़ा है। अब देखिए फॉरेस्ट कवर अभी हम लोग पढ़ा कि एरिया क्या है 7,15,342.61, 21.76%, ट्री कवर 1,12,014.34 3.41%। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 21.5, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हो जाएगा 25.17%, ठीक है। स्क्रब कितना है 1.33%, नॉन फॉरेस्ट एरिया कितना है हमारा 73.50%। इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल जोग्राफिकल एरिया आ जाएगा कंट्री का 100%, ठीक है। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री हैज़ इंक्रीज, देखो कितना इंक्रीज करा है 1,445.81 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 0.18% इंक्रीज एज कम्पेयर टू लास्ट असेसमेंट, ठीक है। एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं ये ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद तीसरा छत्तीसगढ़। यानी सबसे ज़्यादा एरिया वाइज क्या बोलते हैं उसको फॉरेस्ट कवर किसके पास है, मध्य प्रदेश के पास है, दूसरा क्या है अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा छत्तीसगढ़। आप ध्यान रखेंगे इसको कैसे, मैकबुक M कैपिटल A कैपिटल C, कैपिटल M से क्या हो गया मध्य प्रदेश, A से क्या हो गया अरुणाचल प्रदेश, और C से हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कवर, अब देखिए परसेंटेज, ये क्या एरिया वाइज था, वो क्या था एरिया वाइज था कि मैकबुक जो है वो एरिया वाइज मतलब मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। और परसेंटेज वाइज जो फॉरेस्ट कवर है वो सबसे ज़्यादा कितना है लक्षद्वीप में, वो कितना है 91.33%, कितना है 91.33%, फॉलोड बाय मिजोरम, और उसके बाद कितना है अंडमान एंड निकोबार। तो इसको याद रखना है लामा, कैपिटल L स्मॉल a कैपिटल M कैपिटल A, लामा, ठीक है, दलाई लामा। तो लामा याद रखना है। लक्षद्वीप 91.33% के साथ, M से मिजोरम 85.34% के साथ, और A से अंडमान एंड निकोबार 81.62%, परसेंटेज वाइज लामा। और एरिया वाइज हमने क्या देखा मैकबुक, ठीक है। 19 स्टेट्स या यूटीज हैव एबव 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। हमारे देश में टोटल 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उसमें जो 19 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिसके पास 33% से ज़्यादा क्या है फॉरेस्ट कवर है जोग्राफिकल एरिया का उस स्टेट के, ठीक है। द मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, देखो फॉरेस्ट कवर जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो इंक्रीज हुआ है वो किस में हुआ है, मैक्सिमम इंक्रीज वो याद रखना है आपका छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा, उसके बाद कितना 683.62 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बढ़ा है 559.19 किलोमीटर स्क्वायर। फिर उड़ीसा में है 558.57 किलोमीटर स्क्वायर।
फिर चौथे में कौन है, राजस्थान 394.46 किलोमीटर। तो यहाँ पे ध्यान रखना मैक्सिमम इंक्रीज किसमें क्या है, छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद उड़ीसा थर्ड में, और फोर्थ में कौन है, राजस्थान। तो यही है फॉरेस्ट कवर। यहाँ पे टॉप 3 स्टेट्स बाय एरिया मैकबुक याद रखी हमने, एम से मध्य प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश और सी से छत्तीसगढ़। टॉप 3 स्टेट बाय परसेंटेज हमने लामा याद किया था, एल स्मॉल ए से लक्षद्वीप, एम से मिजोरम, ए से अंडमान एंड निकोबार। द मैक्सिमम डिक्रीज, ये रेड पेन से है, मतलब मैक्सिमम डिक्रीज किस में करा है, ये जो जहाँ पे ज़्यादा होगा वहीं पे डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से याद रखना है, सबसे ज़्यादा डिक्रीज किस में हुआ है, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद फॉलोड बाय कर्नाटका, फिर उसके बाद लद्दाख और फिर उसके बाद कौन, नागालैंड, मैक्सिमम डिक्रीज। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है, बस इसको थोड़ा सा देख लीजिए। हमने क्या लिखा, पहले एम और एन लिख दीजिए आप, ठीक है, एम लिख दिए, एन लिख दिए, बीच में के एल लिखिए, ठीक है, एम और एन के बीच में के एल लिख दीजिए। एम से क्या हुआ, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद सेकंड में के से क्या होगा, कर्नाटका, एल से क्या होगा, लद्दाख, और एन से क्या होगा आपका, नागालैंड। एम और एन के बीच में क्या लिखे, के एल, दोनों ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है, एम एन के एल। ठीक है, तो एम से मध्य प्रदेश, फिर के से कर्नाटका, एल से लद्दाख, एन से नागालैंड। मतलब जो सबसे ज़्यादा डिक्रीज जो भी हुआ है ना, वो कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश में, सेकंड में कर्नाटका, थर्ड में लद्दाख और फोर्थ में नागालैंड में। वेरी डेंस फॉरेस्ट इंक्रीज बाय 3,465.12 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब जो वेरी डेंस फॉरेस्ट जो इंक्रीज़ करा है वो 3,465। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो इंक्रीज़ करा है वो डिक्रीज़ करा है, वेरेज मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट हैज डिक्रीज। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट जो है वो डिक्रीज़ करा है, क्या करा है, डिक्रीज़। बाकी वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है इंक्रीज़ करा है, कितना, 3,465.12 किलोमीटर स्क्वायर से। लेकिन मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट घटा है, ठीक है, ध्यान रखना है। वो भी कितने से, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 1,043.23 किलोमीटर स्क्वायर और ओपन फॉरेस्ट 2,480.11 किलोमीटर स्क्वायर। ये सिर्फ ध्यान रखना है कि भाई वेरी डेंस फॉरेस्ट बढ़ा है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट घटा है और ओपन फॉरेस्ट भी घटा है। अब देखिए द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, विच इज 67% ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। मतलब जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है ना, वो उस रीजन के 67% जोग्राफिकल एरिया है का क्या बोलते हैं, जो एरिया है वो फॉरेस्ट और ट्री कवर से है। सोज अ डिक्रीज ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑफ 327.3 किलोमीटर स्क्वायर इन द रीजन। मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो 67% जोग्राफिकल एरिया है वो क्या है, फॉरेस्ट और ट्री कवर से घिरा हुआ है, उसमें भी डिक्रीज हुआ है। और वो कितना डिक्रीज हुआ है, 327.30 किलोमीटर स्क्वायर। अब आइए, ये सब सिर्फ मैं बता दिया, ध्यान रखने वाली बात वही सब है, ये सबको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, इतना कौन डाटा याद रखेगा। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि ऑप्शन आए तो वो आप एक बार अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो वो दिख जाता है वहाँ पे। ठीक है, अगला ऑप्शंस को सिर्फ क्या बोलते हैं, डाटास को सिर्फ एक बार ध्यान से देख लीजिए। द टोटल मैंग्रोव कवर, हमारे देश में टोटल मैंग्रोव कवर कितना है, 4,961.68 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, 4,961.68, जो कि 0.15% ऑफ कंट्रीज टोटल जोग्राफिकल एरिया। कंट्री के टोटल जोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है, वो मात्र 0.15% है। कौन, मैंग्रोव कवर। ठीक है, अब आप देखिए कि स्टेट वाइज मैंग्रोव कवर कहाँ है। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव किसमें पाया जाता है भैया, मैंग्रोव कवर वेस्ट बंगाल में, वो भी कितना, 45.45%। ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल फर्स्ट। सेकंड में कौन है, यहाँ पे देखिए, सेकंड में है गुजरात, कितना है, 23.32% के साथ गुजरात में मैंग्रोव कवर है। थर्ड में कौन है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, याद रखना है कौन है, थर्ड में 12.19% के साथ अंडमान एंड निकोबार। फोर्थ में कौन है, आंध्र प्रदेश, फोर्थ में कौन है भाई, आंध्र प्रदेश, कितने परसेंट के साथ, 8.44। बाकी सब है तो उसको वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फर्स्ट याद रखना है वेस्ट बंगाल, सेकंड गुजरात, थर्ड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और फोर्थ आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है मैंग्रोव कवर। अब आ जाइए आगे, इन कंपैरिजन टू 2021 असेसमेंट देयर हैज़ बीन अ नेट डिक्रीज इन 7.43 किलोमीटर स्क्वायर इन द कंट्रीज मैंग्रोव कवर। यानी कि कंट्री का जो मैंग्रोव कवर है ना वो घटा है, वो कितने से घटा है, 7.43 किलोमीटर स्क्वायर घट गया है पिछली बार की तुलना में। ये सब डाटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आइए द टोटल बैम्बू बियरिंग एरिया, कितना है बैम्बू बियरिंग एरिया, 1,54,670 किलोमीटर स्क्वायर। देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 5,227 किलोमीटर स्क्वायर। 5,227 किलोमीटर स्क्वायर किसका, बॉम्बू यानी कि बांस वाले एरिया में इंक्रीज कितना हुआ है, 5,227 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए, मध्य प्रदेश हैज़ मैक्सिमम बैम्बू बियरिंग एरिया। सबसे ज़्यादा बैम्बू वाला एरिया कौन सा है, मध्य प्रदेश। सेकंड में कौन है, अरुणाचल प्रदेश। थर्ड में महाराष्ट्र, फोर्थ में उड़ीसा। ये एक बार ध्यान रखना, लेकिन मैक्सिमम वाले को जरूर याद रखिएगा। जो बैम्बू बियरिंग एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, वो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, हाईएस्ट ग्रोइंग स्टॉक ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इज ऑब्जर्व इन महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा एग्रो फॉरेस्ट्री वाला एरिया जो है वो कहाँ है, वो महाराष्ट्र है, फॉलोड बाय कर्नाटका, फिर उड़ीसा। ठीक है, द यूटीज दैट हैव हाईएस्ट ग्रोइंग स्टॉक वो कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर। हाईएस्ट ग्रोइंग स्टॉक किसमें, एग्रो फॉरेस्ट्री में सबसे लीडिंग पोजीशन पे यूटीज़ में कौन है, जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड में कौन है, अंडमान एंड निकोबार। हाईएस्ट ग्रोइंग स्टॉक ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री
क्या बोलते हैं स्टेट में कौन है, महाराष्ट्र फॉलोड बाय कर्नाटका, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अरुणाचल प्रदेश हैज़ मैक्सिमम कार्बन स्टॉक ऑफ 1021 मेट्रिक टन फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, यानी सबसे मैक्सिमम कार्बन स्टॉक जो है वो किसके पास है, अरुणाचल प्रदेश के पास, ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब आ जाइए IFSR क्या है, मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। अब ISFR ब्राउट आउट बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसको जो ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है उसको लाती कौन है भाई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ध्यान रखना है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया लाती है। और ये रिपोर्ट क्या है, बाइनियल है, बाइनियल का मतलब हर 2 साल पे आती है। अभी मैंने बताया ना कि पिछला कौन सा आया था, 2021 में आया था, अब कितने में आया, 2023 में, तो हर 2 साल। अब नेक्स्ट कब आएगा, 2025 में आएगा, ठीक है। और ये कब से फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आ रहा है, सिंस 1987, 1987 से ये आ रहा है, ठीक है। अब आ जाइए द फॉरेस्ट, ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आया है 2023 में, ये भी क्या है, ये 18th सच रिपोर्ट है। अभी 18th लोकसभा हुआ था, तो उसी तरह से ध्यान रखना है कि भाई ये 18th सच रिपोर्ट है, 18वां ऐसा रिपोर्ट है, ठीक है। अब आ जाइए अगला कि एक्सेस टू मेडिसिन इंडेक्स रिपोर्ट 2024, ये रिपोर्ट कौन, इन नवंबर 2024 एक्सेस टू मेडिसिन फाउंडेशन रिलीज्ड इट्स 2024 इंडेक्स रिपोर्ट इवैल्यूएटिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज एफर्ट्स टू इनहेंस मेडिसिन एक्सेस इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, LMICs, ठीक है। ये जो है एक्सेस टू मेडिसिन इंडेक्स रिपोर्ट लाती कौन है भाई, एक्सेस टू मेडिसिन फाउंडेशन, कौन लाती है, एक्सेस टू मेडिसिन फाउंडेशन, ध्यान रखना है कौन, एक्सेस टू मेडिसिन फाउंडेशन इस रिपोर्ट को लाती है, ठीक है। ये क्या देखती है कि भाई जो ये इवैल्यूएट करती है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो कितना इफर्ट लगा रही है मेडिसिन एक्सेस किसके लिए, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। अब इसका की फाइंडिंग क्या था, बहुत की फाइंडिंग क्या है कि द टॉप परफॉर्मर कौन है, नोवार्टिस, टॉप परफॉर्मर क्या है, नोवार्टिस कंपनी है, ठीक है, टॉप पोजीशन पे है। और जो कि सरपास किया किसको, GSK, जो कि पिछले कई साल से GSK ना वो टॉप पोजीशन पे रहता था। उसके बाद 3rd पोजीशन पे क्या है, सनोफी, 4th पोजीशन पे क्या है, पिफजर, 5th पोजीशन पे एस्ट्राजेनेका, और फिर उसके बाद फिर अगेन 5th पोजीशन पे कौन है, यानी कि 5th पोजीशन टाई आ गया था एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन के बीच में। तो ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है कि एक्सेस टू मेडिसिन इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो लाती कौन है, एक्सेस टू मेडिसिन फाउंडेशन, ठीक है, वो इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज एफर्ट्स टू इनहेंस मेडिसिन एक्सेस, ठीक है। ये बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई खास ये नहीं है। और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज इज होम टू 80% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, यानी कि ग्लोबल पॉपुलेशन का 80% किस में रहता है, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में, अकाउंट फॉर ओनली 43% ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। अब ये क्या बताया कि भाई 80% लोग इन जगहों पर रहते हैं, और क्लिनिकल ट्रायल कितने परसेंट पे हो रहा है, सिर्फ 43%। अब बताइए कि मान के चलो वेस्ट में क्लिनिकल ट्रायल्स होगा और आप इधर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में ला करके दवाई देंगे तो नहीं काम करेगा ना, आप मतलब उतना इफेक्टिवली नहीं करेगा। अगर वही टेस्ट और क्लिनिकल ट्रायल्स इस पर हो, इन लोगों पर हो, और फिर ये दवाई दी जाए बना करके, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो वही बात इसमें बताने की कोशिश की गई है। गैप्स इन एक्सेस फॉर लो इनकम कंट्रीज, 61% ऑफ मेडिसिन लैक स्ट्रेटेजीज टारगेटिंग लो इनकम कंट्रीज, जो ओवर 61% ऑफ मेडिसिन जो है ना स्ट्रेटेजीज को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, क्या बोलते हैं मिड इनकम कंट्रीज में। अब आ जाइए ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स, GRAI 2023, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, लॉन्च ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स, ठीक है, GRAI कौन, किसने ये क्या इसको लॉन्च किया, कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कौन, इंडिपेंडेंट चार्ज यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब इसमें देखिए कि इट वॉज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एंड डिजाइन बाय DARPG गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन। इसकी रिकमेंडेशन, ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन के रिकमेंडेशन पे इस क्या बोलते हैं उसको ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स को लाया गया है, ठीक है। और इसको डिजाइन कौन करता है, ध्यान रखना है, DARPG। अब ये देख लेते हैं कि ये DARPG है क्या। ये देखिए, ये DARPG इसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। इट इज़ अ डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग, रेड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस, प्रमोशन ऑफ ई-गवर्नेंस, इंप्रूविंग इफिशियंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे देखते हैं इसमें कि ये जो था ना, ये GRAI, ये जो रिपोर्ट है, ये फर्स्ट एडिशन इसको लाया गया था 2022 में, ठीक है, एंड वाज रिलीज्ड ऑन जून 2023।
इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इसका एम है टू प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन वाइज कॉम्परेटिव पिक्चर्स, मतलब जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है ना, मिनिस्ट्रीज वगैरह जितने सारे, उसका एक कॉम्परेटिव एनालिसिस ये आपको देता है असेसमेंट रिपोर्ट। अब ये है ही ना कि ये रिपोर्ट का नाम क्या है, ग्रीवांस रेडरेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स, ठीक है। तो ग्रीवांस रेडरेसल यानी कि जितने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जितने सारे एप्लीकेशंस आ रहे हैं, उसको किस तरह से टैकल कर रहा है, इसी चीज़ को ये देखती है, ठीक है। तो इसको 3 इसमें बांटा गया है कि ग्रुप ए मतलब 10,000 से ज़्यादा ग्रीवांस आ रहे हैं, वो उसमें कितने टोटल 28 मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। ग्रुप बी में 2000 से लेकर 9,999 ग्रीवांस तक जिसमें आ रहा है, तो उसको ग्रुप बी में रखा गया है। और उसमें कितने मिनिस्ट्रीज आ रही हैं, 33। और ग्रुप सी में लेस देन 2000 ग्रीवांसेस आ रहे हैं, उसमें 28 मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स है। 85 आउट ऑफ 89 मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट इंप्रूव स्कोर्स ओवर 2022, मतलब 2022 से लेकर के अभी जो 2025 आ गया, तो 89 मिनिस्ट्रीज़ में जो कि अभी आप जोड़ेंगे इसको 28 प्लस 33, ठीक है, और प्लस क्या बोलते हैं 28, तो ये टोटल आपके आ जाएंगे कितना 85। तो इस 89 उस 89 में 85 का जो है ना वो इम्प्रूव करा है, मतलब जो ग्रीवांस रेडरेसल ये जो उसकी जो बॉडी है वो इम्प्रूव, मतलब उसमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। अब आ जाइए ग्रुप ए में जो 10 ग्रेटर देन 10,000 ग्रीवांसेस वाला था, उसमें रैंक 1 पर जो है वो कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये सबसे टॉप पोजीशन पे है, ठीक है। ग्रुप बी में जो टॉप पोजीशन पे है वो है CAG, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, ठीक है। और ग्रुप सी में जो है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ये ग्रुप सी में फर्स्ट रैंक पर है, मतलब ये सारे डिपार्टमेंट्स पहले रैंक पर है ग्रीवांस रेडरेसल के केस में, यानी ये लोग ग्रीवांसेस को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो एप्लीकेशंस आ रही हैं, उसको ये सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से डील कर रही है। उसी तरह से यहाँ पे रैंक 2 है, आप देख लीजिए रैंक 2 में कौन कौन है, रैंक 3 में कौन कौन है, ठीक है। अब आ जाइए अगला टॉपिक है हमारा अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस, 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन 2024 वाज हेल्ड महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात। ये कहाँ पे हुआ है, महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब इसका की हाईलाइट्स क्या है, ठीक है। यूनियन अर्बन मोबिलिटी इंडिया जो उसका जो की हाईलाइट है, अवार्ड इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ये क्या देता है, अर्बन मोबिलिटी का मतलब ये मोबिलिटी से ध्यान रखना है, ये अवार्ड इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर स्पेशली इन अर्बन ट्रांसपोर्ट में ये अवार्ड देती है, ठीक है। इसको ऑन दिस ओकेजन मनोहर लाल खट्टर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स पावर, ठीक है, इसके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स एंड पावर, इसके मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, इन्होंने अभी इस चीज़ को लाया था। अब देखिए इसके अंतर्गत जो अवार्ड्स मिले हैं, सिटी विथ मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कौन है, कोच्चि, और कोच्चि मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। तो आपको याद रखना है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो कौन सा सिटी है, कोच्चि, ठीक है। आपको याद रखना है इसका सस्टेनेबल का SU और के का कोच्चि का के, तो ये सक, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बस याद करने का तरीका है किसी तरह से भी। तो ये सस्टेनेबल का SU लीजिए और कोच्चि का के लीजिए, सक, यानी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट जो सिटी है वो कौन है, कोच्चि। अब आ जाइए सिटी विथ बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वो जो सिटी है वो कौन है, भुवनेश्वर। तो इसको याद कैसे रखेंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का T ले लीजिए और भुवनेश्वर का B ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा TB। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसका है, भुवनेश्वर का। उसके बाद बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो कौन है, श्रीनगर। अब ये कैसे याद रखना है, ये मोटराइज्ड का M ले लीजिए और श्रीनगर का S ले लीजिए, MS धोनी। यहाँ सक, यहाँ पे TB जो बीमारी वगैरह से ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में वो कौन है, भुवनेश्वर। उसी तरह से नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में M मोटराइज्ड का M और श्रीनगर का S, तो ये MS धोनी करके ध्यान रखिएगा। ये बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन है, श्रीनगर का है। उसके बाद बेस्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिस्टम एंड रिकॉर्ड, ये गांधीनगर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिस्टम SSG, याद रखना क्या है, SSG, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी किसका, गांधीनगर का सबसे बेस्ट है ट्रांसपोर्ट के केस में। बेस्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS है ना, ITS जो है बस वही ITS में ही इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट में IT और S उसी का S, तो ये S से सूरत, ध्यान रखना है। कौन सा बेस्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ITS इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट, S से सूरत, S बस, तो आपको ध्यान रखना है कि ये बेस्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसका है, सूरत। मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंस मैकेनिज्म जम्मू एंड कश्मीर, ध्यान रखना है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में हमेशा क्या बोलते हैं उसको, जो टेररिस्ट को फाइनेंसिंग वगैरह होता है और वहाँ पे फाइनेंस वर्ड बार बार आता है ना वहाँ पे, तो ध्यान रखना है कि फाइनेंस मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंस मैकेनिज्म किसका है, जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। अब आ जाते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ठीक है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में क्या है, 79 आउट ऑफ 143 कंट्रीज। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स रिलीज बाय, इसको क्या बोलते हैं, इंडिया का जो रैंक है वो कितना है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 79, याद रखना है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, 79। और इसको रिलीज कौन करती है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। कौन रिलीज करती है इसको, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, डेनमार्क, ध्यान रखना है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, डेनमार्क, ठीक है। उसी तरह फॉलोड बाय नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और जर्मनी। तो इंडिया का रैंक कितना है, 79, ठीक है, आउट ऑफ 142 कंट्रीज, रिलीज बाय वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। इंडिया का परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा बात किया गया है कि इंडिया परफॉर्म टॉलरेबली ऑन
गवर्नेंस इंडिकेटर्स, ठीक है, ये सब थोड़ा ध्यान देख लीजिए। द गवर्नेंस रैंक शोड इंडियाज पुश फॉर बेटर गवर्नेंस, ठीक है, मैं बस उसके साथ कुछ लैप्सेस भी हैं, ये भी है। इंडिया इट हैज़ पुट अप अ पुअर शो इन द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमारा जो पुअर देखा गया है वो किसमें है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट में पुअर है। द ऑर्डर एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, इसमें भी हम लोग थोड़ा मतलब कम ये कर पाए, क्रिमिनल जस्टिस वगैरह में, ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। अब आ जाइए इंडियाज़ पोजीशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में क्या है, हम लोग अपना मतलब ओवरऑल टोटल है हमारा कितना 79 साउथ एशिया में। विद इन साउथ एशिया इंडिया रैंक थर्ड आफ्टर नेपाल एंड श्रीलंका। नेपाल और श्रीलंका के बाद हमारा रैंक थर्ड है। नेपाल का रैंक कितना है 69 और श्रीलंका का 75, हमारा कितना है 79, इसलिए थर्ड। हम लोग आगे किससे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से, ठीक है, बस इतना ही था ये। अब आ जाइए फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स। ये किसके द्वारा दिया गया, श्रीमती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। इसको दिया किसके द्वारा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, मतलब क्या बोलते हैं अवार्ड्स किसको किसको मिलेगा, ये सिलेक्ट कौन करता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, और वो कौन है अभी, CR पाटिल साहब हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी बात है, इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी उड़ीसा हैज़ क्लेम टॉप प्राइज फॉर इट्स एक्सेप्शनल वर्क इन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। यानी कि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी में सबसे टॉप पोजीशन पे कौन है भाई, सबसे टॉप पोजीशन पे है उड़ीसा। सेकंड प्लेस किसको मिला, उत्तर प्रदेश को, ठीक है। विनर्स इन बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी, बांदा उत्तर प्रदेश वो नॉर्थ जोन में विनर बना है, ठीक है, ज्वाइंट विनर है ये, इसके अलावा भी एक है, ठीक है, अभी बताता हूँ। तो बेस्ट कैटेगरी स्टेट कौन है, उड़ीसा, और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है, बांदा उत्तर प्रदेश नॉर्थ जोन में, ठीक है। अब आ जाइए उसके बाद सेकंड है सॉरी क्या बोलते हैं उसको, हाँ अब ये देखिए फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स। ये अब देखिए बेस्ट स्टेट कौन है, उड़ीसा, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड पांडिचेरी और फोर्थ गुजरात, ठीक है, और सॉरी फोर्थ तो ऐसे नंबर पे ये दोनों जो है पांडिचेरी और गुजरात दोनों थर्ड पोजीशन पे है कलेक्टिवली, ठीक है। तो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है, साउथ में विशाखापट्टनम, नॉर्थ ईस्ट में धालिया, नॉर्थ जोन में बांदा, अभी हमने पढ़ा, उसके साथ ज्वाइंट विनर कौन है, गंदरबेल जम्मू एंड कश्मीर का, वेस्ट जोन में इंदौर मध्य प्रदेश, ध्यान रखना है। साउथ में विशाखापट्टनम वेरी इजी नेम, नॉर्थ ईस्ट में धालिया, और उसके बाद नॉर्थ में बांदा और क्या बोलते हैं उसको गंदरबाल, और वेस्ट में इंदौर MP, ठीक है। तो बेस्ट स्टेट उड़ीसा, सेकंड उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना है। थर्ड में दो हैं एक साथ, पांडिचेरी और गुजरात। बेस्ट विलेज एकदम ध्यान रखना है, पल्लमपारा, बेस्ट विलेज कौन है, पल्लमपारा केरला में, ठीक है। उसके बाद ये सारे स्टेट्स हैं, आप देख लो याद कर लेना, लेकिन पहला वो जरूर याद रखना, बेस्ट जो क्या बोलते हैं बेस्ट विलेज पंचायत जो है वो पल्लमपारा केरला, ठीक है। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी सूरत गुजरात में, पुरी उड़ीसा, और तीसरे में पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। तो सूरत गुजरात, पुरी उड़ीसा और पुणे महाराष्ट्र। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड अभी हुआ 2024 का स्वच्छ वायु दिवस। अब देखिए स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, ठीक है, इसके तहत अवार्ड मिला। दिस रिकॉग्निशन इज ए पार्ट ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन एयर एंड इज अवार्डेड September 7 ईच ईयर। हर सितंबर 7 सितंबर को हर साल ये दिया जाता है, ठीक है, 2024 वाला भी दिया गया। दिस डे इज डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। 2019 में 7 सितंबर को क्या है स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है, ठीक है। कौन सा कैटेगरी, कैटेगरी 1 जिसमें पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो, कैटेगरी 2 3 से 10 लाख हो, कैटेगरी 3 लेस देन 3 लाख। द अवार्ड रिप्रेजेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। अभी हमने पीछे पढ़ा कि ये किसके तहत दिया जाता है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP, ठीक है। कैटेगरी 1 में फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, गुजरात। कैटेगरी 2 में फर्स्ट पोजीशन पे है फिरोजाबाद। कैटेगरी 3 में फर्स्ट पोजीशन पे है रायबरेली उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना है। फर्स्ट पोजीशन पे कैटेगरी 1 में सूरत, और फर्स्ट पोजीशन कैटेगरी 2 में फिरोजाबाद, फर्स्ट पोजीशन कैटेगरी 3 में रायबरेली उत्तर प्रदेश। अब ये बाकी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सेकंड थर्ड पोजीशन सब तीनों कैटेगरी में वो आप ध्यान कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स। इसको जारी कौन करती है, सबसे पहले ध्यान रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स को जारी करती है नीति आयोग, ठीक है। इन इट्स लेटेस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जुलाई 2000 इंडियाज़ नेशनल स्कोर, जो नीति आयोग के अनुसार जो इंडिया का स्कोर है वो कितना बना है 71, ठीक है। जो पिछले साल 2020-21 में कितना था, पिछली बार जब ये नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिलीज किया था उसमें भारत का स्कोर 66 बताया था, ठीक है। शोइंग सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, अभी 71 हो गया है, तो इसका मतलब प्रोग्रेस किया है तो किस एरिया में, पॉवर्टी इरेडिकेशन, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, लाइफ ऑन लैंड वगैरह, ठीक है। अच्छा अब ये द इंडेक्स वाज लॉन्च्ड बाय सुमन बरे, वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। इसको रिलीज कौन किया, वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग कौन है अभी, सुमन बरे। अब बताइए चेयरपर्सन कौन होते हैं, नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, ये नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आ जाइए की हाईलाइट्स क्या है। फर्स्ट रिलीज, ये जो पहली बार जो नीति आयोग ने क्या बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स लाया था 2018 में, ये कौन सा एडिशन है, ये है 4th एडिशन। कौन सा एडिशन है भाई, 4th एडिशन, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023 सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हैज बीन नोटेड इन गोल नंबर 1। गोल नंबर 1 सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 क्या है, नो पॉवर्टी। इसमें हमने अच्छा काम किया क्योंकि देखो 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाया जा रहा है ना,
और उसके बाद दूसरा गोल नंबर 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें भी अच्छा किया हमने। गोल नंबर 13 में क्लाइमेट एक्शन पे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह पे इतना जा रहे हैं, तो क्लाइमेट 15 गोल 15 जो है लाइफ ऑन लैंड, इसमें भी हम लोग बेहतर किए हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, गोल नंबर 1, 8, 13, 15, 1, 8, 13, 15 में बेटर किए। 1 में क्या है, पोवर्टी, दूसरे में 8 गोल नंबर 8 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गोल नंबर 8 में क्या डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, गोल नंबर 13 में क्या क्लाइमेट एक्शन, और 15 में लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। लार्जेस्ट इंक्रीज इन द स्कोर वाज ऑब्जर्व्ड इन क्लाइमेट एक्शन, सबसे ज़्यादा जो हमारा इंक्रीज हुआ है वो किस में हुआ है, क्लाइमेट एक्शन में, फॉलोड बाय नो पॉवर्टी। तो सबसे ज़्यादा काम बेहतर किस में हुआ है, क्लाइमेट एक्शन में, याद रखना है, ठीक है। फॉलोड बाय नो पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी में उसके बाद हमने काम किया। इंडियाज ओवरऑल स्कोर इज बिलो 50 ओनली फॉर गोल नंबर 5, जो गोल नंबर 5 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें जो गोल नंबर 5 है वो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। ये एक ऐसा गोल है जिसमें हम लोग बेहतर नहीं किया, हमारा स्कोर 50 से भी कम रहा है इस पर्टिकुलर, क्या बोलते हैं उसको, पर्टिकुलर कैटेगरी में, ठीक है। इसमें जेंडर इक्वालिटी में हमारा स्कोर 50 से भी कम रहा है। ये बड़ी दुख की बात है। क्यों बताए ना, अभी हम लोग पीछे पड़े कि भाई कितना वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हर एक फील्ड में कितना है। अभी हम लोग 13 पॉइंट कुछ % देखे, क्या बोलते हैं उसको, लोकसभा में, ठीक है। तो इसलिए ये होना भी कम था वो, ठीक है। अब देखते हैं टॉप परफॉर्मर, उत्तराखंड केरला इमर्ज एज बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, ईच स्कोरिंग 79 पॉइंट्स, दोनों का स्कोर कितना है 79 पॉइंट्स, ठीक है। और आपका जो नेशनल स्कोर कितना है वो अभी हमने पढ़ा 71। लोवेस्ट परफॉर्मर बिहार लैग्ड बिहाइंड विद ए स्कोर ऑफ 57 पॉइंट, 57 पॉइंट के साथ बिहार जो है वो लोवेस्ट पोजीशन पे है। और सेकंड लोवेस्ट पोजीशन पे कौन है, झारखंड 62 पॉइंट के साथ, ठीक है। 4 स्टेट्स इन परफॉर्मर कैटेगरी है, परफॉर्मर कैटेगरी में कौन कौन है, मेघालय, नागालैंड, झारखंड एंड बिहार। टॉप यूटी कौन है, चंडीगढ़ 77 पॉइंट्स के साथ, टॉप यूटी कौन है, चंडीगढ़ 77 पॉइंट के साथ। लोवेस्ट यूटी कौन है, लद्दाख 65 पॉइंट के साथ, ठीक है। यही सब यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार जो है लीस्ट परफॉर्मर है 57 पॉइंट के साथ, हाईएस्ट परफॉर्मर कौन है, उत्तराखंड और केरला कंबाइंड 79 पॉइंट के साथ, ठीक है। टॉप यूटी कौन है, चंडीगढ़ 77 पॉइंट के साथ, लोवेस्ट यूटी कौन है, लद्दाख 65 पॉइंट के साथ, ठीक है। और इंडिया का जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, स्कोर है वो कितना दिया गया है 71। NIRF रैंकिंग 2024, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF का फुल फॉर्म होता है। इसको रिलीज कौन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हर साल करती है, ठीक है, फॉर द ईयर 2024 में। अब देखो इसमें रैंक किसको क्या मिला है, इंडियाज़ रैंकिंग 2024 टॉप 3 ओवरऑल कैटेगरी में टॉप 3 इंस्टीट्यूट जो है वो हमारा क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे IIT मद्रास, दूसरे में IISc बेंगलोर, तीसरे में IIT बॉम्बे, ठीक है। तो ओवरऑल कैटेगरी में टॉप यूनिवर्सिटीज़ अगर देखें तो IISc बेंगलोर जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, दूसरे में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है JNU, तीसरे में जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, और चौथे पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग में फर्स्ट पे IISc, दूसरे पे JNU, तीसरे पे JMI और चौथे पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, ठीक है। टॉप स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, स्टेट में जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है उसमें टॉप कौन खड़ा है, अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में, ठीक है, ध्यान रखना है। और दूसरा कौन है, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, तीसरा सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे, ठीक है। ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में। इंडिया रैंकिंग 2024 टॉप कॉलेज कौन कौन सा है, अभी यूनिवर्सिटी देखा हमने, कॉलेज देखिए, हिंदू कॉलेज फर्स्ट पोजीशन पे, मिरांडा हाउस सेकंड पोजीशन पे, सेंट स्टेफेंस कॉलेज थर्ड पोजीशन पे। टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन कौन है, IISc बेंगलोर, याद रखना है। टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन कौन है, IISc बेंगलोर। टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन कौन सा है, IIT मद्रास। टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन कौन सा है, IIT अहमदाबाद। टॉप फार्मेसी इंस्टीट्यूशन कौन सा है, जामिया हमदर्द, ठीक है। टॉप लॉ इंस्टीट्यूशन कौन सा है, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। तो याद रखना है, टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन IISc बेंगलोर, टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन IIT मद्रास, टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन IIM अहमदाबाद, और टॉप फार्मेसी इंस्टीट्यूशन जामिया हमदर्द, इसकी दवाई वगैरह आती है, और टॉप लॉ इंस्टीट्यूशन नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर का, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स ये क्या है, ये सेकंड एडिशन है। फर्स्ट एडिशन कब लाया गया था, 2022 में। किसके द्वारा लाया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जो लाया जाता है वो किसके द्वारा लाया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ये किस चीज़ को इवैल्यूएट करती है, ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, भाई मतलब कौन सा देश कितना कॉम्पिटिटिव है, किसके लिए, ट्रैवल और टूर्स एंड ट्रैवल के लिए, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड यूनिवर्सिटी ऑफ सर्वे ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ये दोनों मिलकर, तो मेनली आपको ध्यान रखना है ये हर 2 साल पे आती है। ये किसकी आती है, ये हर 2 साल पर आती है। इसमें 119 कंट्रीज़ को इन्होंने सर्वे करा। इसके 5 डायमेंशन हैं और 17 पिलर्स हैं, ठीक है। 5 डायमेंशंस, 17 पिलर्स, 102 इंडिविजुअल इंडिकेटर्स, ठीक है। टॉप 3 इकोनॉमीज़ इन 2024 ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट है। टॉप 3 इकोनॉमीज़ जो टूर्स एंड ट्रैवल्स में है वो कौन है भैया, टूरिज्म के सेक्टर में, वो है यूनाइटेड स्टेट्स USA फर्स्ट, स्पेन सेकंड, जापान थर्ड, ठीक है, ठीक है। अब सबसे लोएस्ट जो है वो माली है 119 रैंक पर, ठीक। US फर्स्ट, स्पेन सेकंड, जापान थर्ड, ठीक है। अब आ जाइए
कि भाई इंडिया का रैंकिंग क्या है। इंडिया का रैंक जो है ना वो 39th पोजीशन पे है। इंडिया हैज़ क्लाइम टू 39th पोजीशन विद ए स्कोर ऑफ 4.25। कितना? 4.25 स्कोर के साथ हम लोग कितने पोजीशन पे हैं? 39th पोजीशन पे, जो कि 2021 में कितने पोजीशन पे थे? 54th पोजीशन पे थे। यानी कि अच्छा खासा जंप हुआ है हमारा, ठीक है। यानी कि टूरिज्म सेक्टर में अच्छा खासा बेहतरी हुई है। अब आ जाइए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, ठीक है। इंडिया हैज़ अचीव बेस्ट ईवर परफॉर्मेंस, मतलब इस रैंकिंग में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडिया का जो है ना सबसे बेस्ट रैंकिंग इस बार हुआ है, ठीक है। जिसमें से 54 जो इंस्टीट्यूशन है ना इंडिया की, उसको जगह मिली है QS वर्ल्ड रैंकिंग में। IIT दिल्ली जो है ना वो टॉप किया है, ठीक है। IIT दिल्ली क्या किया है? टॉप किया है, ठीक। और उसके बाद इंडिया दिस ग्रोथ पोजीशन इज इंडिया इंडिया के 54 इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड हुए हैं और इंडिया 4th पोजीशन पे है ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। 4th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री ग्लोबली, फॉलोइंग यूनाइटेड स्टेट्स के पास कितने? 192, समझ रहे हैं, 192 इंस्टीट्यूशंस। और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम के पास 90 और चाइना के पास 72, यानी चाइना से हम लोग कुछ ही दूर हैं, 54 है, वो 72 है। तो फर्स्ट यानी कि हम लोग 4th पोजीशन पे हैं, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड लेवल पे। पहले पे कौन है? US, दूसरे पे UK, तीसरे पे चाइना और 4th में हम इंडिया। इंडिया में ना इस बार जो है 8 नए यूनिवर्सिटीज़ ने एंट्री मारी है, हाँ, क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइम 2026 के रैंकिंग में हाईएस्ट नंबरिंग ऑफ न्यू एंट्रीज फॉर एनी कंट्रीज दिस ईयर। इस साल जो सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, किसी एक कंट्री में सबसे ज़्यादा जो न्यू एंट्री हुआ है वो किसका हुआ है? भारत का ही हुआ, वो भी कितना? 8। जिसमें से कौन है? IIT गांधीनगर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, कलिंगा इंस्टीट्यूट, ठीक है, अशोक यूनिवर्सिटी, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी, शिव नादर यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, ये सब सारा है, ठीक है। हमने क्या देखा? फर्स्ट पोजीशन IIT दिल्ली को मिला है, सेकंड पोजीशन IIT बम्बई को मिला है, थर्ड पोजीशन IIT मद्रास को मिला है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट QS वर्ल्ड रैंकिंग पे, ठीक है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी IIT दिल्ली, सेकंड IIT बॉम्बे, थर्ड IIT मद्रास। पहले वाला जो ओवरऑल वर्ल्ड में रैंकिंग जो है, क्या बोलते हैं उसको, आपका IIT दिल्ली का वो क्या है? 123, और IIT बॉम्बे का कितना है? 129, IIT मद्रास का जो है वो है 180, ठीक है। टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड, टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड में कौन है? MIT फर्स्ट, इंपेरियल कॉलेज लंदन सेकंड, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड फोर्थ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 5th में। ध्यान रखना है, MIT फर्स्ट पे है, सेकंड पे इंपीरियल कॉलेज लंदन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA का थर्ड पोजीशन पे, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम का 4th और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA का 5th पोजीशन पे। तो इस तरह से हमने नेशनल अफेयर्स के मेजर पोर्शंस को कर दिया है। अब ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो ये अब अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो मिसलेनियस वाला करेंगे कुछ ही दिनों में। हो सकता है कि संडे के दिन हम जो 4th लेक्चर है इस सीरीज़ का, हम उसको संडे के दिन अपलोड करेंगे। मिसलेनियस से आगे हम लोग करेंगे, इसको पहले ख़त्म करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको संडे के दिन ये क्या बोलते हैं, ये वीडियो हम लोग रिलीज़ करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हैव ए नाइस डे। वी विल मीट ऑन संडे। ओके, थैंक यू।